भी आ गए है, उसमें लिंक है। सबको प्रणाम। और सबसे वरिष्ठ हमारे आदरणीय गोविंद प्रसाद उपाध्याय जी हैं नागपुर से। सर, गुरुजी का ये चित्र हम लोगों के सामने आज है। हम लोग उनकी चौथी पुण्यतिथि को स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी आनंद जी से हमारी चर्चा हो रही थी, हम लोग थोड़ा पहले जुड़ गए थे, तो हमने कहा कि गुरु का स्मरण करना या बड़े लोगों का स्मरण करना, उनके दिए गए निर्देशों को याद करना, उस पर अमल करना, ये इसका मूल वास्तविक उद्देश्य है। यह दिखाने और उसकी वस्तु नहीं है। तो आज हम गुरु जी के इस चौथे स्मृति दिवस के रूप में जिसको हम मना रहे हैं, हम उनको नमन करते हैं। आज उनकी चौथी पुण्यतिथि, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और लोग जो उनके शिष्य हैं या उनकी परंपरा में हैं या जिनका उनसे लगाव रहा है या जिनको उनसे लगाव रहा है, तो ऐसे लोगों की एक श्रृंखला है। मैं आज इस अवसर पे सभी गुरु भाइयों के तरफ से, मित्रों के तरफ से गुरु जी के चित्र पे पुष्पार्चन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और कार्यक्रम को प्रारंभ मैं अपने सबसे वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय गोविंद प्रसाद उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम के प्रारंभिक वक्तव्य को हम लोग के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद द्विवेदी जी। सर्वप्रथम मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ये बहुत जरूरी है कि पुण्यतिथि पर और जयंती पर हम लोग गुरु जी को याद करते रहें। गुरु जी को याद करना हमारे लिए सुखकर है, हमारे लिए ज्ञानवर्धक है, हमारे लिए प्रेरणादायी है। क्योंकि गुरु जी का व्यक्तित्व ऐसा था जो जिसको भी जो उनके संपर्क में आया वो ऐसे पारस थे कि जो लोहा उनके टच में आया, संपर्क में आया, वो स्वर्ण बन गया। और वो यदि हमको स्वर्ण बने रहना है, हमको निखरना है, तो हमको गुरु जी की स्मृतियों को हर समय अपने मनो मस्तिष्क में ताजा रखना पड़ेगा। गुरु जी, मैं तो पहले भी बोलता हूँ, एक शब्द उनको बोलता हूँ उनके लिए, शिष्य वत्सल। वो शिष्य वत्सल थे। कितने सैकड़ों बोलना चाहिए, सैकड़ों शिष्य हैं जिनको उन्होंने सिर्फ पढ़ाया, डिग्री दिवाई, थीसिस लिखाई, इतना नहीं है। अभी तो उन्होंने उनके सर्विस के लिए, उनके आजीविका के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनके परिवार के कुशल क्षेम के लिए भी वो चिंतित रहते थे और प्रयास किए। वो खास बात है, बहुत बड़प्पन की बात है कि वो हमारे जैसे लोगों को जब बात होती थी, मिलते थे या फोन पे बात होती थी, तो बाकायदे बच्चों के नाम लेके पूछते थे, कल पे इसका कैसा चल रहा है, बिटिया कहाँ है, कैसी है, वो बिटिया का एमडी हो गया क्या। मेरी बेटी का चिकित्सा में एमडी की है। और एक बार गुरुजी आए थे एक सेमिनार में, तो हम लोग आसपास बैठे हुए थे, सामने मेरी बेटी पेपर प्रेजेंट कर रही थी। तो गुरुजी बड़े धीरे से बोलते हैं, उपाध्याय जी ये तो आपसे भी अच्छा बोलती है। मतलब उनको याद था वो अर्पिता का। और फिर बाद में वो क्या कर रही है, उसका कहीं परमानेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एक गुरु का, एक संरक्षक का, एक पालक का लक्षण है कि उनको बच्चों के भी नाम याद रहते थे, हमारी तो ठीक है।
इसके अलावा समय की पाबंदी का मैं खास तौर से मैं उनका बड़ा कायल हूं और मैं उस बात को अपने जीवन में बहुत महत्व देता हूं। जब मैं एमडी कर रहा था, थीसिस का काम चल रहा था, गुरुजी की एक खासियत थी कि वो एक एक पेज, एक एक वर्ड चेक करते थे उनकी थीसिस में, उनके विद्यार्थी का। तो मुझे उन्होंने टाइम दिया 5 बजे का, 5 बजे घर आ जाओ। मैं अपने मित्र शैलेंद्र त्रिपाठी के साथ 80 पे थोड़ा गपशप में लग गया। रिक्शा मिला नहीं, थोड़ा घूमते घामते आए, 5:30 बजे करीब पहुंचा। गेट उन्होंने ही खोला, बोले आप लेट हैं। मैंने कहा जी सर थोड़ा लेट हो गया। बोले थोड़ा नहीं, आप आधा घंटा लेट हैं। देखिए क्या बोलते हैं, आधा घंटे लेट हैं। आपको समय की कीमत हो या ना हो, मुझे समय की कीमत मालूम है, मेरे समय कीमती है। और इतना कह के दरवाजा बंद। मैं 2 मिनट खड़ा रहा, क्या करूं, लेकिन कोई चारा नहीं था, दोबारा घंटी बजाने की तो हिम्मत हो ही नहीं सकती थी। मैं वापस चला गया और उसके बाद आइंदा से ऐसा हुआ कि सर ने यदि 6 बजे बोला है तो 5:45 हम लोग गेट गेट पे गंगा, हाजिर। हाँ जी, हम पहुंच जाते थे घर के बाहर गेट के पास। और देखते थे कि अब 5 मिनट बचा है, तभी घंटी बजाते थे। तो गुरुजी समय के बड़े पाबंद थे और कहते थे वो कहते थे कि क्लास में जाओ, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो तुम कितने विद्वान हो, कोई भी विषय आपका कितना ही पढ़ा हो, लेकिन जाने के पहले एक बार उस विषय को, उस टॉपिक को उलट लो, मेमोरी में आ जाता है। उनके शब्द थे, मेमोरी में आ जाता है। दूसरा, वो स्वयं भी कभी भी, और ये मेरे कॉलेज में प्रसिद्ध है, उपाध्याय सर कभी क्लास में लेट नहीं आते। मैंने गुरुजी से सीखा था कि वो क्लासरूम के बाहर 5 मिनट पहले, 3-4 मिनट पहले बिल्कुल उपस्थित हो जाते। इवन एक बार ऐसा हुआ कि तिवारी जी क्लास ले रहे थे, उसके बाद सर की क्लास थी ऊपर, अपने सेमिनार हॉस्पिटल के ऊपर वाली कक्ष में क्लास चल रही थी, मनोर, तो बाकायदे लेट हो गए तो उन्होंने दरवाजा नॉक किया और ऐसे इशारा करके तिवारी जी को बताया, सॉरी सॉरी करके तिवारी जी निकल गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि समय की बड़ी, गुरुजी को हर समय वो सजग रहते थे समय के प्रति। बहुत सारे संस्मरण है गुरुजी से संबंधित, पहले भी मैं सुना चुका हूँ। अभी जब बहुत बाद में मैं उनके पास एक बार गया, कुछ काम से गया था, बीएचयू परीक्षा वरीक्षा थी, शाम को मिलने गया, उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। आज ही वो याद आ गया, किसी बात पे किसी ने मुझसे पूछा था, एआई और आयुर्वेद के संदर्भ में बात हुई यहाँ, तो त्रिदोष की बात चल रही थी। तो गुरुजी ने तो त्रिदोष पे बहुत काम किया है। तो बोले कि जब मैं शुरू शुरू में लेक्चरर लगा उपाध्याय जी, तो मुझे त्रिदोष के विषय में बहुत कंफ्यूजन था और मेरी समझ में नहीं आता था कि ये इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है और ये क्लियरिटी क्यों नहीं है इस विषय में, आचार्यों ने क्यों इसको क्लियर नहीं किया। तो मैंने वैद्य यदुनंदन उपाध्याय जी बोले हमारे विभागाध्यक्ष थे, उनसे एक दिन पूछा, उनके घर गया, उनसे पूछा कि गुरुजी मुझे ये त्रिदोष के विषय में बहुत शंका है, कुछ मेरी क्वेरीज हैं, यदि आप इसके विषय में बताएं तो बहुत अच्छा होगा। बोले उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया, तुमको त्रिदोष भी नहीं आता, बीएचयू में तुम लेक्चरर हो गए और तुमको त्रिदोष नहीं समझता। मैं बोले चुपचाप चला आया। बहुत मजेदार बात है ये, मैं भी उपाध्याय जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। बोले यही क्वेश्चन लेके मैं 15-20 दिन बाद आचार्य प्रवीण शर्मा जी के पास गया और मैंने उनको कहा कि गुरुजी ये त्रिदोष के विषय में मुझे बहुत विचार आते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे। तो उन्होंने कहा, अरे सिंह साहब,
ये तो बड़ा दुरूह विषय है और सारे कवि आचार्यों ने मतांतर से बहुत कुछ लिखा है, फिर कभी इस पे बात करेंगे। और बोले मैं घर आ गया। उसके बाद मैं 15-20 दिन बाद जब उनके पास गया, आचार्य प्रवीर शर्मा जी के पास, तो उन्होंने एक लेख मुझे दिया, टाइप लेख था। बोले सिंह साहब जरा इस लेख को पढ़िए और इसमें कुछ अशुद्धि हो तो बताइएगा। अब देखिए ग्रेटनेस, दो बड़े लोगों की ग्रेटनेस। बोले वो त्रिदोष पर लेख था और 16 पेज का लेख था। आचार्य प्रवीर शर्मा जी ने त्रिदोष विज्ञान पर लेख उनको लिख के दिया और बोले इसको पढ़िए और इसमें कुछ गलती हो तो बताइएगा। बोले मैं वो लेख को पढ़ा और मेरे त्रिदोष संबंधी सारे जो भ्रम थे, जो क्वेश्चन थे, जो क्वेरीज थी, वो दूर हो गई। और मैंने ले जाके उस क्वेश्चन को, उस लेख को उनको दिया। बोले वापस किया और मैंने बोला सर इसमें कोई गलती की बात ही नहीं है। हंसने लगे, सर प्रवीर शर्मा जी हंसने लगे। और बाद में वो लेख सचित्र आयुर्वेद में 2 या 3 अंकों में छपा छपा, छपा हाँ बिल्कुल, ये तो ध्यान है मेरे। उन्होंने फिर ये कहा कि देखिए 2 तरह के टीचर होते हैं। उन्होंने उपाध्याय जी के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त की। एक टीचर वो होता है कि जो कहता है कि प्रेरित करता है कि तुम खुद पढ़ो, तुम देखो, समझो। और एक टीचर वो होता है कि आपकी जो समस्या है उस समस्या को इस तरह समाधान से कर प्रस्तुत कर दे कि सारा समाधान हो जाए। एक 2 संस्मरण और सुनाऊंगा बस खाली। आचार्य प्रवीर शर्मा जी के विषय में सब लोगों को मालूम है। लोग कहते हैं इतना उन्होंने क्यों लिख लिया, इतना क्यों लिख लिया। गुरुजी ने ये संस्मरण सुनाया था मुझे कि वो प्रतिदिन 50 पेज लिखने का उनका वो दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञ है। थे। हाँ संकल्पित थे, मैं चाहे कुछ हो जाए 50 पेज लिखूंगा, रोज लिखूंगा। बोले ये एक बार उन्होंने मुझे बताया, मैंने भी कोशिश की। और बाद में गुरुजी ने भी प्रतिज्ञा की कि मैं 30 पेज, 50 तो नहीं बोले लेकिन 30 पेज में रोज लिख पाऊंगा। कई लोग जो पूछते हैं कि इतना गुरुजी ने कैसे लिख लिया है या इतना प्रवीर शर्मा जी ने क्यों लिख लिया। नेटवर्क थोड़ा उपाध्याय जी का, मैं लगता है। जी से प्रेरित होकर तय किया कि मैं प्रतिदिन इतना लिखूंगी। तो कहने का तात्पर्य, हेलो, जी यार बिल्कुल। जी का फोन आ गया। नहीं, हम कहने का सुन पा रहे हैं, तात्पर्य आप बताइए। आ रही बिल्कुल आवाज आ बोले रही आप। है। जी जी, एक आ रही है आवाज मरीज का सर। फोन है। आवाज आ रही है तो मैं कंप्लीट करता हूँ सर। हाँ आ रही है, आ रही है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ तो गुरुजी ने इस तरह से आचार्य प्रवीर शर्मा जी से प्रेरित होकर प्रतिदिन 30 पेज लिखने की का उन्होंने किया और एक विपुल साहित्य हम लोगों को छोड़ गए हैं। और ऐसा साहित्य जो उनको नहीं भी जानता है, कहीं हम बातचीत में रेफरेंस देते हैं तो वो कहते हैं अरे निदान चिकित्सा सम्मलक पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। तो गुरुजी का समय की पाबंदी, लिखने के प्रति, साहित्य के प्रति और अपने गुरुओं के प्रति निष्ठा अभिनंदनीय थी, प्रणम्य थी। मैं पुनः ये 2-3 संस्मरणों के साथ अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको समर्पित करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। निश्चित रूप से उस पर जो आपने प्रोफेसर पीवी शर्मा जी वाली बताई कहानी, वो हम लोगों से भी चर्चा करते थे। और ऐसे बहुत से संस्करण सबके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सबसे पहले जो जुड़ने वाले व्यक्ति डॉक्टर आनंद चौधरी जी हैं। और डॉक्टर आनंद चौधरी जी के प्रति भी गुरु जी का स्नेह, यहाँ तक कि इनकी शादी में, जहाँ तक मुझे याद है, गुरु जी बलिया तक या कहाँ तक गए हुए हैं, जहाँ तक मुझे याद है। मैं कहूँगा आनंद चौधरी जी से। और आनंद चौधरी जी को वो एक विद्यार्थी के साथ साथ एक युवा तुर्क नेता के रूप में कहते थे कि ये डायनामिक व्यक्ति है, ऐसा इनकी प्रशंसा करते रहे हैं गुरु जी चर्चाओं में। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर आनंद चौधरी जी से कि आप इस अवसर पे 2 शब्द कहें। सबसे पहले मैं
गुरुजी के चरणों में नमन बंदन करता हूँ और आप सबका अभिवादन अभिनंदन। प्रोफेसर जीपी उपाध्याय जी ने ही हमें निर्देशित किया कि इस कार्यक्रम में मैं आऊं, और उनका ही व्हाट्सएप था मुझे, तो मैंने जैसे ही देखा दोपहर में, तो सबसे पहले तो मैं उपाध्याय सर का भी धन्यवाद साधुवाद करता हूं कि इस कार्यक्रम की सूचना मुझे उनके माध्यम से मिली। देखिए, गुरुजी के बारे में अगर कुछ भी कहा जाए तो बड़ा कम ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ 3-4 संस्मरणों को यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ जो कि पूरे आयुर्वेद के लिए बहुत ही विचारणीय है। तो अब मैंने क्रम तो बनाया था, लेकिन वो क्रम प्रोफेसर के द्विवेदी जी ने थोड़ा भावुकता में मेरा इधर से उधर कर दिया, शादी की बात ला दी। तो वो क्रम में मैं ये कहूँगा, हाँ, मैं इतना सौभाग्यशाली रहा कि सर मेरी शादी में गोरखपुर गए थे, और सर के साथ जो है प्रोफेसर जीसी प्रसाद थे, प्रोफेसर जीपी दुबे सर थे और प्रोफेसर एसके दीक्षित सर थे। तो कभी कभी जब से कि किसी की मीटिंग्स वगैरह में विरोधाभास होता था प्रोफेसरों के बीच में विचार का, तो एक मुहावरा उस जमाने में फैकल्टी में चलने लगा था 1995-96 में कि चौधरी के बियाह बनौले हो जाके कुल प्रोफेसरवा संगे रही है सर, क्योंकि उन लोगों के बीच में विचार वैभिन्न काफी रहता था, स्पेशली प्रोफेसर जीपी दुबे सर के, प्रोफेसर आर एस सिंह सर के और प्रोफेसर जीसी प्रसाद सर का तो पूछना ही क्या था। वो तो हर मसले पर एक अलग मत रखते थे। लेकिन मैं इतना सौभाग्यशाली रहा कि मेरी शादी में ये चारों प्रातः स्मरणीय गुरुजी लोग ये बनारस से गोरखपुर गए और मुझे वहाँ आशीर्वाद दिया। तो फिर से मैं उस क्रम पे आऊँ जो कि मैंने सोच रखा था। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे उपाध्याय सर के बोलते बोलते 2 बातें उनकी याद आ गई, और उपाध्याय सर ने ही मुझे बताई थी वो बातें, और उन्होंने लिखा भी है। प्रोफेसर उपाध्याय सर ने इसको, जो वो संपादकत्व वगैरह करते थे पत्रिकाओं में, लिखा भी है। एक तो जैसे कि ये बरसात का मौसम है और उस समय वो सर के यहाँ गए, तो सर के यहाँ जब गए तो विद्युत आपूर्ति बाधित थी। जब विद्युत आपूर्ति बाधित थी तो प्रोफेसर उपाध्याय सर जब उनके यहाँ पहुंचे तो देखा कि गुरुजी लालटेन में ही बैठ करके और अध्ययनरत है, लालटेन जल रही है और वो अध्ययन कर रहे हैं। तो आज उसका भी रहस्य मुझे पता चला कि वो 30 पेज वाली दृढ़ प्रतिज्ञा थी जो लालटेन में भी सर से अध्ययन करा रही थी। और एक और उनको एक्चुअली बारिश थी, एलर्जी हो गई थी, एविल टैबलेट हम लोगों से बुलवाई थी। हाँ जी तो जी। यानी सिर्फ ये नहीं कि लालटेन, घर में पानी भरा है, भारतेंद्र जी वगैरह छत पर हैं, अच्छा, छत पर लेकिन टेंट लगा हुआ था और गुरुजी खुजला भी रहे थे। हमने वो सीन भी देखा और लिख भी रहे थे। लिख भी रहे थे। तो जी जी। वो वाकई वैसी ही दृढ़ प्रतिज्ञाएं व्यक्तित्व को महान स्थान दिलाती हैं। और प्रोफेसर आर एस सिंह सर का तो मैं ये कहता हूँ हमेशा अपने संभाषाओं में, चाहे व्यक्तिगत बातचीत में, कि एक युग रहा है उनका आयुर्वेद में, और वो भी युग छोटा युग नहीं था, पूरे 15 वर्ष का युग रहा है। भारत सरकार में तो 10 वर्ष का रहा, लेकिन आयुर्वेद में तो वो 20 वर्ष का रहा। भारत सरकार की ऐसी कोई नियुक्तियां नहीं थी। एक समय था 10 वर्ष में जिनमें गुरुजी या तो चेयरमैन होते थे या मेंबर हुआ करते थे सिलेक्शन कमेटी का। अगर प्रोफेसर आर एस सिंह सर चेयरमैन नहीं है तो चेयरमैन फिर सेक्रेटरी आयुष है या सेक्रेटरी हेल्थ है, अदरवाइज फिर चेयरपर्सन तो प्रोफेसर आर एस सिंह सर ही हैं, चाहे वो इंटरव्यू डायरेक्टर, फाउंडर डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का हो, चाहे वो डायरेक्टर एनआईए हो, चाहे जो भी हो, पूरा युग चला है, चाहे वो सीसीआरएस हो। तो मैं इसको इस रूप में कहता हूँ कि प्रोफेसर आर एस सिंह सर का पूरा एक युग रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो जैसे कि हिंदी साहित्य में पढ़ा जाता है तुलसी युग, द्विवेदी युग, तो आयुर्वेद में भी एक युग कहा जाएगा, और वो प्रोफेसर आर एस सिंह सर का युग है। और उसमें हमारे वरिष्ठ जो हैं वो इसका निर्धारण करेंगे कि वो कौन सा तक का युग है, किस तरह। हाँ, मैं ये कहूँगा कि वो 2010 तक तो चला ही है, शुरू कब से हुआ आप लोग तय करिए जी। तो और दूसरी बात जो अभी सर ने कहा कि देखिए, सुनने पर बातें याद आती हैं कि परिवार तक पहुंचते थे, तो सर बिल्कुल परिवार तक पहुंचते थे। जब मेरी शादी वही हुई तो मैं सर के पास अक्सर जाता था, उनसे समय ले लेता था और उनके लिए नियमावली को मैं जानता था।
पिछले समय से ही पहुंचता था एकदम से। हालांकि ये किस्से मैंने प्रोफेसर जी एन चतुर्वेदी सर के लिए सुने थे कि वो बंद करते थे, सर भी ऐसा करते थे, आज मैंने पहली बार सुना। हाँ, ये जानता था कि वो समय की बहुत प्रतिबद्धता रखते हैं। तो ऐसी बातचीत में बोले कि कैसे है क्या है, तो बोले कि देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब थोड़ी अपनी आंखें घर जाओ तो आधी बंद कर लो, डिपार्टमेंट में रहो तो पूरी खुली रखो। ये उनका जो एक बिल्कुल उनका प्रायोगिक अनुभव था, और इसको मैं आज भी याद करके कह रहा हूँ। तो कहते थे कि देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, जब विभाग में रहो, विश्वविद्यालय में रहो तो अपनी आंख पूरी खुली रखो, लेकिन जब घर जाओ तो थोड़ी आंखें आधी बंद रखो। और मैंने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इसमें बड़ा सारगर्भित संदेश है। और किताबों पर बात चली तो वो बोलते थे, उन्हीं का वाक्य है, हालांकि मुझे बहुत अफसोस रहता है कि मैं इस चीज को कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी अभी समय है। तो बोलते थे कि आनंद देखो, किताब ऐसी होती है कि जब लिखना शुरू करोगे तो वो मस्तिष्क में चलने लगेगी। मैं इस शब्द को रेखांकित कर रहा हूँ। वो ये कहते थे कि किताब तभी लिखी जा सकती है जब किताब आपके मस्तिष्क में चलने लगे, तो किताब आप लिख देंगे। और अगर आप उस अवस्था में नहीं जा पाते हैं तो फिर वो नहीं हो पाती है। तो उसके कारण भी ऐसे ही रहे कि जैसा अभी प्रोफेसर द्विवेदी सर बता रहे हैं कि थोड़ा व्यस्तताएं दूसरी रही, तो मैं इस पर अपने आप को थोड़ा संतोष कर लेता हूँ। PS चौरे सर भी बहुत विद्वान थे, कोई किताब नहीं लिखे, या MS बघेल सर भी बहुत विद्वान थे, कोई किताब नहीं लिखे, लेकिन ये अनुकरणीय नहीं है। ये तो खाली आत्मसंतोष की बात है, किताब लिखनी जरूर चाहिए, क्योंकि हर UG का बैच, हर PG का बैच अंत में ये बात मुझसे कह के जाता है, ये आत्म प्रशंसा में नहीं कर रहा हूँ, गुरुओं का आशीर्वाद है कि और सभी सह अध्येताओं की शुभकामनाएं हैं कि एक बार को तो बोल के जाता है UG PG का बैच कि सर आप किताब क्यों नहीं लिखते। लेकिन ये अभी तक मैं कर नहीं पाया, इसका मुझे थोड़ा दुख होता रहता है। और व्यक्तिगत बात करूं तो मैं तो विद्यार्थी रहा रसशास्त्र का, और सर का चिकित्सा में थे, लेकिन उनका स्नेह आशीर्वाद इतना रहता था कि मैं हमेशा उनसे पूछता था कि सर आपकी अगली दिल्ली यात्रा कब होनी है। तो सर मुझे बताते थे कि इस तारीख को एयरपोर्ट से है और इस तारीख को राजधानी से मुगल सराय एक्सप्रेस है। और मैं आज इसको बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि उनका स्नेह मेरे ऊपर इतना था, या मेरा उनके प्रति समर्पण और श्रद्धेयता मेरी उनके प्रति इतनी थी कि खाली उनके साथ के लिए, क्योंकि मैं काया चिकित्सा विषय का विद्यार्थी नहीं था, मैं रसशास्त्र था, मेरा डे टू डे का उनका मिलना नहीं होता था, तो मैं बस उनका साथ मिले तो मैं उनके साथ रात की राजधानी पकड़ने 12 बजे मुगल सराय गया हूँ। और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, वो सदा सहता थी गुरुजी की। ऑटो में बैठ के गया हूँ, 4 व्हीलर पर नहीं जाते थे, ऑटो होता था घर से, ऑटो में बैठ करके मैं उनके साथ वहां जाता था, मुगल सराय रेलवे स्टेशन, राजधानी वो पकड़ते थे, मैं वापस भी नागार्जुन आता था। इस तरह से गुरुजी का मुझे सानिध्य मिलने का एक सुअवसर मिलता था। एयरपोर्ट जा रहे हैं तो बाबरपुर भी मैं उनके साथ गया, और खाली कि वो 1 घंटा मुझे मिलेगा जिसमें कि मैं उनसे बात कर सकूंगा आयुर्वेदिक विषयों पर। और इधर जब मुगल सराय की जर्नी होती थी तब तो बहुत समय मिल जाता था ट्रेन को पकड़ाने तक, और मैं वापस आता था। तो मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ था कि वो इतने शिष्य वत्सल थे। प्रोफेसर उपाध्याय सर आपकी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, इतने शिष्य वत्सल थे कि वो कभी भी उनको ऐसा नहीं लगा कि नहीं उनकी प्राइवेसी है और ये है। हमेशा मुझे आज्ञा करते थे कि नहीं चलो मेरे साथ चलो, और मैं जाता था। और उनसे अपने विद्यार्थी जीवन में मेरा वही संपर्क रहा। और अब मैं उनकी इस बात कह करके फिर बाकी सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जब मैं 3 जनवरी 2000 को जामनगर में एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ तो उस समय फर्स्ट इंटरनेशनल सेमिनार वहाँ चल रही थी। एज यूजुअल मैं सर को छोड़ने आया जामनगर एयरपोर्ट, तो सर का प्रणाम किया, मैंने चरण स्पर्श किया। तो मेरी है कि मैं गुरु दीक्षा या गुरु उपदेश लेने के लिए बड़ा तत्पर रहता हूँ। पूछा मैंने कि सर अब मेरे लिए क्या है, तो वो जो बात बोले वो मैं अक्सर दोहराता हूँ और हमेशा याद रखता हूँ। जब भी मेरे पास कोई नया विद्यार्थी आता है तो मुझे यह कहने में कोई बहुत भाव से बड़े सम्मान पूर्वक कह रहा हूँ कि अपने हर विद्यार्थी को मैं गुरु जी का एक वाक्य प्रेषित करता हूँ, संदेशित करता हूँ, जो सर ने उस समय मुझे कहा था।
आज 2026 है और सर ये बात 2000 में कहे थे और मैं 2031 तक जो मेरा रिटायरमेंट ईयर है तब तक कहता रहूँगा हर नए विद्यार्थी को जो मेरे साथ पास पीजी में आता है। तो वो ये वाक्य था कि उन्हीं के शब्दों का प्रयोग करूँगा कि आनंद, यू आर initiating your professional career and I am at the end of my professional career, क्योंकि वो रिटायरमेंट बस 1-2 साल ही बचा था। तो फिर से रिपीट करता हूँ कि आनंद, यू आर जस्ट बिगिनिंग योर प्रोफेशनल कैरियर एज ए लेक्चरर, आई एम जस्ट एट द एंड ऑफ माई प्रोफेशनल कैरियर एंड दिस स्टेज। मुझे वो दृश्य एकदम से याद आ रहा है, जामनगर एयरपोर्ट का दरवाजा, उनको इन होना था, मुझे बाहर ही रहना था। बोले कि एट दिस स्टेज I must say, I must confess, I learn more from my students rather I provided them. ये उनका वाक्य जो है मुझे एकदम झंकृत करता है और मैं हर पीएचडी स्कॉलर को ये संप्रेषित करता हूँ कि देखो ये तुम्हारी भूमिका है, ये तुमको करना है। क्योंकि प्रोफेसर आर.एस. सिंह सर मुझे ये बोले थे, I learn more from my students rather I provided them. तो इस भाव से रहने पर जो शिक्षक की प्रगति होती है वो प्रोफेसर आर.एस. सिंह में दिखती है। लर्निंग, लर्निंग एंड लर्निंग। तो उनके जैसा युग पुरुष मेरे पास यही शब्द है, जिनका पूरा आयुर्वेद में एक युग रहा है और बहुत लंबी चौड़ी उनकी शिष्य श्रृंखला है। शिष्य श्रृंखला से भी वो ऊपर थे, नीति नियंता थे और अक्सर दिल्ली में मीटिंग्स में उनका स्नेह रहता था। मुलाकात का पता है कि हाँ उनके पीछे हम लोग रहते थे तो वो बोलते थे हर समय कि देखो इस बात को हमेशा ध्यान रखो। और इस समय मैं बात ये NCISM के ऑनरेबल मेंबर के सामने बोल रहा हूँ कि अब तो वो स्थिति खत्म हो जानी चाहिए। वो बोलते थे कि आयुर्वेदा एट क्रॉस रोड एंड आयुर्वेदा इन इमेज क्राइसिस। इस पर वो अक्सर व्याख्यान देते थे सर कि आयुर्वेदा इज एट क्रॉस रोड एंड आयुर्वेदा हैज द इमेज क्राइसिस। अब फिर वो बोले भी थे कि मैं 20 साल से यही सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, मतलब प्रोफेसर आर.एस. सिंह सर का कैरियर कि आयुर्वेदा इज एट क्रॉस रोड। क्रॉस रोड सीधी नहीं हो रही है, मैं तब से किसको 20 साल से कहता हूँ कि आयुर्वेदा इज एट क्रॉस रोड एंड आयुर्वेदा इज हैविंग इमेज क्राइसिस। मैं समझता हूँ कि काफी हद तक गुरु जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि है हम सब लोगों की तरफ से कि वो क्रॉस रोड को हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज आयुर्वेदा एंड वेयर वी आर गोइंग। तो क्रॉस रोड अब खत्म होना चाहिए। इनफ टाइम क्रॉस रोड को लग गया, चौराहे पर हम लोग कब तक खड़े रहेंगे। और फिर इमेज क्राइसिस, वो जो गुरु जी का प्रश्न था कि इमेज क्राइसिस जो आयुर्वेदिस्ट के पास है काफी हद तक खत्म है। मैं इस बात को कहूंगा कि आज की आयुर्वेद पीढ़ी इमेज क्राइसिस में नहीं है, लेकिन आज की आयुर्वेद पीढ़ी अभी भी थोड़ा क्रॉस रोड की स्थिति में है। वो भी काफी हद तक 50% तक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो थोड़ी सी बची है, तो जो लीडरशिप है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, आदरणीय वैद्य राजेश कोटेचा जी की, NCISM की, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है हम लोग की, भाग्य विधाता है। अभी झगड़े में नहीं जाना राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कि वंदे मातरम और भाग्य विधाता, तो NCISM तो भाग्य विधाता है ही है। तो फिर जो ये है उसको इस रूप में ध्यान देना होगा कि आयुर्वेद शुड नॉट बी एट क्रॉस रोड फॉर लॉन्गर टाइम। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पुनः गुरु जी के चरणों में वंदन। ये अवसर मिला और मैं उत्सुक हूँ आप सभी लोगों की और बातों को सुनने के। धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी। निश्चित रूप से आप सबसे ज्यादा दिल्ली आयुष मंत्रालय आदरणीय गोविंद उपाध्याय जी जुड़े रहे हैं, विभिन्न जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज हैं अपनी मिनिस्ट्री की। और अब ये क्राइसिस है यहाँ पे, काशी विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक यहाँ पे विभिन्न समितियों में नहीं है। वो कालखंड जो रहा है इन लोगों का 90 के बाद, हम तो 90 में MD किए, 87 में आए और उस समय मैं देखता था, मैं जब भी बीच में भी आता था, वो कालखंड 2020 तक थोड़ा बहुत रहा, लेकिन अब उसके बाद से हम लोग उंगली में गिनने वाले हैं और नो वन इज हियर टू सपोर्ट अस। बीएचयू के हैं तो एक बड़ी हिकारत भरी नजरों से वो लोग हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, अरे बीएचयू के हैं, बीएचयू वाले। खैर एनीवे, अब वो समय हम लोग के लिए ये सारे जो विषय आपने रखे, आदरणीय भाई साहब गोविंद प्रसाद जी ने रखे, ये सारी चीजें हम लोग को कहीं न कहीं उनसे प्रेरणा मिलती है
और हम समझते हैं कि आगे हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो इस पे कार्य करेगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर ARV मूर्ति जी, कर्नाटका से। प्रोफेसर ARV मूर्ति जी, वरिष्ठता के क्रम से मैंने उनको बुलाना चाहा। प्रोफेसर ARV मूर्ति जी उपलब्ध नहीं है अभी, थोड़ी देर के लिए, मुझे लगता है फिर कहीं दिखाई तो पड़ रहे थे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय डीन डॉक्टर नरसिम्हा मूर्ति जी, और ये गुरु जी के लिए और हम लोगों के लिए भी, सबके लिए बड़ा विषय रहा है कि हमारे गुरु भाई डीन के पद पर सुशोभित हुए पिछले महीने में ही, इसी महीने में। मैं उनको बधाई देता हूं इस मंच से भी, और आपसे निवेदन करता हूं डॉक्टर नरसिम्हा मूर्ति जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने इनका नाम याद किया, KHHVSSN मूर्ति, और जब कोई बोलता था तो मैं बोलता था कि कन परिहारी सुब्रमण्यम वेंकट नरसिम्हा मूर्ति जी। धन्यवाद। तो मेरा आवाज आप सुन रहे हैं ना? नाम A to Z मूर्ति कह के आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने कुछ संस्कार सुनाएं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा आवाज आप सुन रहे होंगे? जी जी। गुरु जी का याद में तो बहुत सारी बातें आती रहती है। अब जब मैं पहली बार BHU आया था 1988, जुलाई 29 को आया था। उसके बाद हमारा मेडिकल चेकअप हुआ, सब होके 1 अगस्त से हमारा क्लासेस शुरू हुई थी। काय चिकित्सा में उस समय की तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम था, 20 ही था, तो बहुत मारामारी तो चलती थी। अब चाहे वो भगवान की कृपा ही था, मैं काय चिकित्सा में दाखिल हो गया। अब उसके बाद फिर मैं गुरु जी का स्टूडेंट बन गया, वो भी मानस रोग के। उस समय मानस रोग शुरू होके 3 साल हुआ था। मैं तीसरा विद्यार्थी हूँ मानस रोग में, BHU से काय मानस रोग का। पहला वो जो SK नाथ, जो वेस्ट बंगाल से है, और दूसरा हमारा भाई बॉस कमलेश कुमार द्विवेदी थे। उसके बाद मैं, जब मानस रोग क्यों, तो मुझे तो पहले तो मानस रोग का तो बहुत ज्यादा नहीं था, बट मैं BMS में कुछ स्वप्न के बारे में कई बाहर की किताबें पढ़े थे। फिर उसके बाद फिर जब आने के बाद फिर मानस रोग का हो गया था। फिर गुरु जी के पास पहली बार गए थे, सब लोग डरते थे, गुरु जी के सामने खड़ा होना ही एकदम कांपते थे। तो हमारा सीनियर को देखते ही हमको अरे वही है, उतना सीनियर होने के नाते उनके पास इतना है तो मैं क्या सकता। ठीक है, हम गए, बात किए। तो उसके बाद फिर थीसिस की टॉपिक होना था, तो हमको कुछ पता ही नहीं थीसिस क्या होती है। तो गुरु जी से बात किए थे, तो बोले देखिए आप जाइए, लाइब्रेरी है, आपको ढूंढना है। फिर हम ढूंढे, कुछ किए। अब उसके बाद फिर गुरु जी के पास गए थे, तो क्या सोची हुई था, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए मैं क्या करना है। तो बोले नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही को करना है करके। फिर गुरु जी से बात होते होते ही हमको ऐसा टॉपिक मिला जो सत्य परीक्षा के बारे में, वो पहले मुझे समझ में ही नहीं आया था। उसके बाद फिर हमारे सीनियर लोग थे, रमेश बाबू थे, कमलेश कुमार द्विवेदी थे, हमारा क्लासमेट थे, भारती यादव थे, सब लोग से बात होती होती। अब उसके बाद एक हमारा जो गुरु भाई थे, वो KM त्रिपाठी जी, कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी, वो उस समय योग साधना केंद्र में थे। तो उनसे मिलने के लिए गुरु जी आदेश देते, जाओ जाके उनसे मिलो, वो कुछ मदद करेगा। तो उनके पास गया, वो भी कुछ बताया। बट मेरा ये कहना है, जब मैं पूरा खत्म करके जब थीसिस लिखने के बाद मुझे लगा ये वर्क मेरा नहीं है, नाम तो लिखा है मेरा, बट वो गुरु जी का ही वर्क था। मैं कुछ सोचा नहीं था क्या होता है, बट वो पहले ही दिन वो समझे होंगे, सोचे होंगे इस वर्क के ये शेप आएगा। तो ऐसा सोचना केवल गुरु जी के ही बात है, हम लोग के बात नहीं है। उस समय तो मैंने लगा था। और एक दिन ऐसा ही हमारा जो पढ़ाई के समय में जो वार्ड में राउंड होते थे, तो एक केस ऐसा केस आया था, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है।
तो गुरुजी से डिस्कस किए थे, तो गुरुजी बोले क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो वेरी क्लियर केस। तो फिर ऐसा स्थिति आई थी, वो डायग्नोसिस ही नहीं बन पा रहा था। तो उस समय बताए थे चिकित्सा कितने प्रकार की होती है, आप ये तो जान के करिए। तो उसके बाद व्याधि पहचानने की चिकित्सा, लक्षण पहचानने की चिकित्सा, तो ये सब बातें होके फिर गुरुजी ने हमको ऐसा बात पढ़ाया था। तो ये बात अभी जिंदगी भर हमको हमेशा याद है, ये बहुत जरूरी है। एक बार ऐसा ही था, वो हमारा ये वार्ड में तो वीआईपी केसेस आते थे। एक दिन रात शाम को लगभग 7, 7:30 बज गया होगा, एक वीआईपी पेशेंट को भर्ती किया था। हम लोग उसको देख रहे थे। हमारा उस समय डॉक्टर असीम रक्षित, वो भी हमारा वो जो क्लिनिकल रजिस्ट्रार रहते थे, तो सब लोग देख रहे थे। अचानक गुरुजी एकदम प्रत्यक्ष हो गया। हम सबको हड़कंप हो गया, क्या हो गया भाई। तो गुरुजी बोले थे, हमने बोला था इसको कार्डियोलॉजी में दिखाने के लिए, क्या हुआ। तो फिर हमने बोला सर रेफरेंस लिखे भेजा गया है, आपने अभी इनको लेके जाइए करके। फिर वो हमारे हमको आदेश भी दिया था। अब बात ये थी, हम काम कर रहे थे तो पीछे पीछे आके हमको डायरेक्शन भी दिए थे, ये ऐसा ऐसा होता है, ये ऐसा करना है, ये ऐसा है। तो मेरा ये कहना है, कोई शिष्य होगा उनके हाथ पकड़ के, जैसा बचपन में माता पिता और बचपन का गुरु जो लिखवाते हैं, वैसा ही बातें हमसे लिखवाना, ये एकदम हमको पढ़ाना, ये एकदम बहुत बड़ी बात होती है। ये ये बात को हमें हमेशा ध्यान रखने के लिए बात होती है। और एक बात मैं कहना ही चाहता हूँ, जब मैं, ये तो विद्यार्थी के पेशा में, जब इसके बाद फिर जब मैं एज ए लेक्चरर बीच में जब ज्वाइन किया था, तो उस समय गुरुजी डीन थे। तो मेरे जाने के बाद 5-6 महीने के बाद गुरुजी वाइस चांसलर बन के जा रहे हैं। मतलब उस समय सभी स्टूडेंट, सब लोग रो रहे थे, क्योंकि हमको भी ऐसा ही आया था, आंखों में आंसू आया था। तब गुरु जी चले जा रहे हैं, तो हमारी, क्योंकि कोई यहाँ हमको पितृवात्सल्य से हमको देखने वाला तो कोई है ही नहीं। पितृ समान में तो वो है ही है, तो और कौन देखने वाला है, कोई देखने वाला ही नहीं है, हमको ऐसा लगा था। अब उस समय हमको गुरु जी से एक ये भी बात होता है हमेशा, एक ऐसा काम होता था, तो वो गुरुजी को पता होता है किसके साथ कैसे काम करवाना है, क्या काम किससे होता है। अब एक बार वो वैजनाथन जी करके यहाँ सोशल एंथ्रोपोलॉजी में एक विशेषज्ञ थे, वो वहाँ सोनारपुरा के में रहते थे। उनका एक संस्था चलती थी, वो एक दिन सेमिनार कर दिया था। वो सेमिनार में वो इंडियन ट्रेडिशन के बारे में थे। तो उस समय फिर वो कागज भेजा था गुरु जी को इनवाइट के लिए, और वो कागज पर आई एम नॉट एबल टू कम, मूर्ति विल कम करके नीचे एक लेटर हमको दे दिया, मूर्ति जी जाइए। सर मैं क्या करूं सर, वो तो सेमिनार ऑन डेथ, तो सेमिनार ऑन डेथ, सर अभी डेथ के बारे में मैं क्या बताऊं सर, कोई जीवन के बारे में तो सुने, आप डेथ के बारे में ही बताना है, आप जाइए, आप बता के आइए। तो फिर उसके बाद 1 महीना डेथ के बारे में पढ़ा था मैं, मुझे समझ में आया डेथ क्या होती है आयुर्वेद में। उसके ऊपर मैंने एक लेख भी लिखा है, दैट इज अ वेरी बिग लर्निंग। कहने का तात्पर्य गुरु जी को पता चलता है किस से कौन सा काम करवाना है, ये गुरु जी के ही बात है। तो ऐसे गुरु जी के तो कई बातें हैं, बट अल्लाह के दिन पर उनका स्मरण करना मेरे लिए बहुत एक एक तरफ से दुख भी आता है, एक तरफ से सौभाग्य भी मानता हूँ, क्योंकि ये चीजें मिक्स्ड एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। एंड हमेशा हमारे गुरु जी प्रोफेसर रामहर सिंह सर हमारा साथ में हमेशा रहेंगे, हमारा दिल में रहेंगे। उनके आदेश हमारे सबके ऊपर, गुरु भाई उनके ऊपर रहेगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मूर्ति जी। डॉक्टर ARV मूर्ति जी उपलब्ध थे। डॉक्टर ARV मूर्ति जी, डॉक्टर ARV मूर्ति जी।
मैं एक घटना सुनाता हूँ। ये अपने मूर्ति जी क्या कहते हैं कि A to Z मूर्ति जी के संदर्भ में है कि एक बार ये बीमार पड़े, मुझे नहीं याद था या मुझे पता नहीं था। हमसे जब ओपीडी में पहुंचा मैं इंदौर में, तो हमसे बोले डॉक्टर द्विवेदी आप जानते हैं मूर्ति जी बीमार हैं? हम कहे जी नहीं मालूम है। तो बोले कि ठीक है जाइए। मैं तुरंत थोड़ी देर में अपना काम करके गया इनके छुट्टी में, हमें लगता है कि बीच में जब समय मिला तो देखा तो ये बुखार से वो हो रहे थे। मुझे ध्यान है कि किताबों के बीच में ये अपनी चौकी पे एक तरफ किताब लगाए हुए थे, एक तरफ ये खुद लेटे हुए थे और ऐसे कांप रहे थे। जाड़े का थोड़ा दिन था। हमने क्यों जी मूर्ति, मैं तो थोड़ा बोलने में कुछ ज्यादा ही कभी उल्टा बोल जाता हूँ। उनका क्या बे एक तो कंबल नहीं खरीद सकते हो, जाड़े में सब चीज छूट रहा है यहाँ पे। ये हीटर लगा के बैठे थे। मैं तुरंत गया गांधी आश्रम, एक ले आया अपने स्कूटर पर लाद के रजाई प्रदान किया। मैं कहा चल देते ओढ़ के, बोले और चीजें होती रहेंगी। तो फिर मैं शाम को फिर पूछे अपने मूर्ति जी का हालचाल लिया। जी सर क्या दिक्कत है उनको? हम क्या किसी पास कम्बल नहीं है? तो बोले आपने खरीदा? आपके जी सर खरीद के पहुंचा दिया। तो इस तरह के मतलब ध्यान ये भी रखते थे। किसी विद्यार्थी भेजते थे, मुझे लगता है कि सेमिनार और ये इसका कॉन्सेप्ट मुझे 1988-89 में समझ में आया कि सेमिनार भी कुछ चीज होती है। संपूर्ण में हम लोग एक दो बार सेमिनार हुआ तो हाँ हूँ, मतलब ऐसा कोई आयोजन करने का अनुभव नहीं था। तो ये किसको कहाँ भेजना है, किसको कौन सी ट्रेनिंग देनी है और कौन सा व्यक्ति किस काम लायक है, ऐसा नहीं कि जहाँ पे जो काम लायक है, जहाँ पे हुड़दंग टाइप के कुछ करना है द्विवेदी जी को भेज दो, जाओ तुम एक काम करा के आओ भाई। जहाँ पे इंटेलेक्चुअल करना है तो उसके लिए अलग ग्रुप बना रखा था। तो एक बड़ा अच्छा उनका जो जजमेंट था। डॉक्टर ARV मूर्ति जी हमें लगता है अभी नहीं है, मैं उनको फोन करता हूँ, लेकिन उसके पहले फिर मैं डॉक्टर JS त्रिपाठी जी हमारे वरिष्ठ हैं। डॉक्टर JS त्रिपाठी जी गुरु जी के शिष्यों में एक प्रिय शिष्य रहे हैं। डॉक्टर JS त्रिपाठी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद द्विवेदी बॉस। आदरणीय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और प्रोफेसर GP उपाध्याय सर हैं, उनको भी प्रणाम बहुत बहुत। और सभी लोगों को, आप सब लोगों को नमस्कार। जैसा आप द्विवेदी सर ने बताया कि मैं कुछ गुरु जी की विशेष कृपा जो है, हालांकि सभी के ऊपर सबको ऊपर बराबर कृपा रहती थी, लेकिन बराबर सभी को स्नेह देना करते थे। लेकिन गुरु जी जो है हमेशा अपने शिष्यों पर ध्यान देते थे कि क्या किस चीजों में, किसमें उनकी किस क्या विशेषता, किसकी क्या है, क्योंकि सभी लोग एक तरह समान नहीं होते हैं। जैसा सभी लोगों ने बताया कि कहा जाए योजक तत्व दुर्लभ है, तो योजक दुर्लभ होता है कि कौन किसको किस काम में लगाया जाए, कौन किस योग्य है, किस व्यक्ति। तो उसमें गुरु जी में जो मैनेजमेंट की क्वालिटी थी, मैनेजमेंट क्वालिटी, कौन शिष्य किस काम के योग्य है, ये गुरु जी में बखूबी जानते थे वो। तो चूंकि हम लोग संपूर्णानंद से हम यूजी किए थे हम लोग, तो उस समय, और चूंकि थोड़ा सा संस्कृत ओरिएंटेड थे हम लोग, तो गुरु जी को जो है बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं था हमारे ख्याल। हालांकि बहुत कुछ लोग उपाध्याय सर और सब लोग बहुत विद्वान, लेकिन काफी समय गैप हो गया था, हम लोग बाद में आए थे। तो संपूर्णानंद के बारे में बहुत अच्छा उनका इंप्रेशन नहीं था। संपूर्णानंद से यूजी किया है तो संस्कृत बोलता होगा, हम लोग भी थोड़ा सा संस्कृत ओरिएंटेड थे, श्लोक आयुर्वेद में जो है बोलते रहते थे। तो फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन हुआ MD में, तो गुरु जी सोचते थे इसी तरह से श्लोक मिल गया, कहाँ से ये मानस में आ गया, हमारे अंडर में कहाँ से आ गया, क्या आ गया। और बहुत ज्यादा पसंद नहीं थे काम पर, लेकिन चूंकि काम करने में बस हम लोग रेगुलरिटी थी, काम करते थे। गुरु जी को ये पसंद था कि बिल्कुल आप जो भी कार्य कर रहे हैं सिंसियरली करें, रेगुलरली करें, और बहुत ज्यादा उसमें वो न करें। तो वो देखते थे, वो सब वॉच करते थे, एक चीज करते वॉच करके देखते थे। उन्होंने देखा कि सिंसियर है, कम से कम आता है रेगुलर, ठीक है, कम वो
थोड़ा सा जो BHU का जो पैटर्न था थोड़ा सा मॉडर्न ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड पैटर्न था, हम लोग थोड़ा सा ज्यादा आयुर्वेद के ओरिएंटेड थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि सिंसियर है, आता है वार्ड में सब चीज, क्योंकि पूछते रहते थे वो सामने, कभी वार्ड में आए थे नहीं, पीछे सारा उनके पास सूत्र होते थे उनके पास, और कौन वार्ड में आ रहा है, कौन रेगुलर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन ड्यूटी करता है, कौन नहीं करता है, सब उनके बारे में पूछते हैं। तो गुरुजी को धीरे धीरे इंप्रेशन जो है थोड़ा सा अच्छा हुआ। फिर उन्होंने कुछ एक दो, जब MD में कुछ पेपर्स होगा लिखने को दिया उन्होंने, और पेपर लिखा हमने, पेपर लिखने के बाद तब उनको थोड़ा सा इंप्रेशन थोड़ा सा चेंज हुआ कि त्रिपाठी जी एक चीज में है, कम से कम ठीक है, रेगुलर रहते हैं, बाकी कुछ लिख सकते हैं, ये बोलते कम, क्योंकि थोड़ा सा हम वो इंट्रोवर्ट टाइप के थे, बहुत आउटवर्ड आउटस्पोकन नहीं थे, इंट्रोवर्ट थे। तो सर गुरुजी सोचते थे कि जो है ठीक है। धीरे जब उन्होंने देखा एक दो आर्टिकल जब लिखा हमने उसमें MD के दौरान ही, तो उन्होंने कहा कि तब उनको लगा त्रिपाठी आप लिखते बहुत अच्छा है, आप बहुत लिखते हैं। उनके वर्ष हमेशा बोलते थे कि आप लिखते बहुत अच्छा है, लिखिए, लिखा कीजिए, आप लिखा कीजिए, लिखा कीजिए। और तो वैसे लिखते उनको, और वो हमेशा प्रमोट करते थे कि लिखना होगा। उसके बाद तो जब जिस समय MD फाइनल का एग्जाम हुआ, तो MD फाइनल के एग्जाम में कुछ जो है हम लोग क्या दोनों होते हैं, तो आयुर्वेद के एग्जामिनर आते हैं, फिर मॉडर्न एग्जामिनर भी आते हैं, ये हमारे उसका पैटर्न था, अभी भी आते हैं मॉडर्न एग्जामिनर आते हैं, एक दो एक्सटर्नल में। वो एग्जामिनर हुआ था उस समय प्रोफेसर PB बेहरे जी साइकियाट्री के हेड थे, वो समय वो एग्जामिनर थे हमारे, वो को सुपरवाइजर थे। लेकिन किसी समय जो है वो बाहर चले गए थे, उसमें इंग्लैंड चले गए थे, उसमें इंग्लैंड जाना था उनको, और हमारे MD के दौरान ही वो जब 5-6 महीने बाकी था उस समय इंग्लैंड जाना था उनको, तो चले गए थे वो। तो वो उनसे नहीं थे, तो दूसरे एग्जामिनर आए, एग्जामिनेशन लिया। हम थे डॉक्टर RR कोइराला जो वहाँ थे, नेपाल से थे, वो हम दोनों लोग मानस में ही थे, और 2 एग्जामिनर थे। हालांकि मानस में एक ही स्टूडेंट होता है, लेकिन उस समय 2 एग्जामिनर थे। तो वो एग्जामिनेशन हुआ, दोनों हुआ, और आयुर्वेद भी हुआ, मॉडर्न भी हुआ। तो उन्होंने मॉडर्न एग्जामिनर जो आया था, क्वेश्चन पूछता गया और हम बताते गए, तो उनको लगा, और अच्छी तरह, क्योंकि ताकि मेहनत करना, अपना इंप्रेशन थोड़ा ठीक करना था कि लोग आयुर्वेद जानता है, मॉडर्न नहीं जानता है, तो पढ़ लिए थोड़ा सा, पढ़ के बताते गए। तो मॉडर्न एग्जामिनर जो उसका कमेंट किया था वो गुरुजी को चलेगा, उन्होंने मॉडर्न जो एग्जामिनर उसने कहा कि ही इज एट पार, यू नो, इज बेटर देन आवर मॉडर्न MD स्टूडेंट्स। तो बोला गुरुजी को वही उन्होंने थोड़ा सा पेशवा काफी उन्होंने लगा, और उन्होंने देखा कि परफॉर्मेंस होगा, तो उसके बाद वो लोग उनका थोड़ा सा नजरिया बदला। लेकिन वो नजरिए पूरे 3 साल बदल गए नजरिया, अब कि ये ठीक ठाक कर सकते हैं। और उसके बाद से गुरुजी तो और ज्यादा मानने लगे अपने शिष्यों को, पहले से भी बहुत ज्यादा वो श्री कृपा रहती थी उनकी। उसके बाद मानने लगे, लिखने लगे, लिखने में। उसके बाद संयोग से दूसरी बार जो सीनियर रेजिडेंट में भी उनको चयन हुआ हमारा 2-3 साल बाद। 2 साल हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया यहीं पर MD के बाद, रेजिडेंट मेडिकल अफसर थे वहाँ पर। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा जब हम ज्वाइन किया तो गुरुजी का इंप्रेशन था, क्योंकि वो सिलेक्शन में AK त्रिपाठी जी अभी जो वाइस चांसलर हैं वो हमारे वो थे। हम लोग 2-3 लोग थे हमारा इम्पोर्टेंट थे, लेकिन संयोग से सीनियर रेजिडेंट में हमारा सिलेक्शन हुआ। और गुरुजी तब से उसके बाद और ज्यादा मानने लगे। क्वेश्चन भी कुछ तरह का हुआ, तो सब उसके बाद से गुरुजी का इंप्रेशन चेंज हुआ। और वो लेकिन एक चीज थी कि हमेशा जो है कभी हम कुछ गिने चुने लोगों में शायद रहे होंगे, हम देखा कि हमारे साथ PK गुप्ता जी सीनियर एजेंट थे, वो बेचारे रोज ही काम बहुत करते थे, बहुत मेहनती थे, बहुत रेगुलर थे, लेकिन रोज डांट खा, सुबह शाम डांट खाते रहते, ये कि नहीं किया आपने, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। कि वो थोड़ा आउटस्पोकन थे, द्विवेदी बस की तरह जो है, द्विवेदी बस भी आउटस्पोकन थे। तो आउटस्पोकन लोग जो ज्यादा डांट खाते थे, थोड़ा सा सीरियस रहते, थोड़ा सा हम गुमसुम रहते थे, तो कम डांट। लेकिन गुरु जी बहुत कम ही लोग होंगे जिनको डांट नहीं पड़ी होगी, उसमें शायद हम अपने को अलग ही मानते, क्योंकि हमको इस तरह का वो नहीं मिला। गुरुजी जो है हमेशा किस जब कभी भी मीटिंग में जाते थे कहीं पर, उस समय सीनियर एजेंट के दौरान जब थे, जब चौधरी जी ने बताया कि उस समय गुरुजी का जो है स्वर्ण युग चल रहा था उस समय 96 से 99, तो उस समय भी सारे कमेटियों में रहते थे, बहुत सारे जगह जाते थे, विदेशों में सेमिनार जानते थे। लेकिन जब आते थे गुरुजी तो हर चीजों को, सबसे बड़ा उनकी क्वालिटी थी, हर चीजों को अपने तक नहीं रहते थे सीमित, कितनी बड़ी चीज अपने आप शेयर करते थे। और सभी लोग, आप लोग को अनुभव होगा, गुरुजी शेयर करते थे क्या क्या हुआ, क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है आयुर्वेद में, विदेश में क्या चल रहा है, क्या क्या विचारधारा चल रही है, हमको कैसे करना है, कैसे उसको
वो करना है स्टडी को, उसके बारे में हमेशा कुछ न कुछ चर्चा करते थे। और ये तो वो चीजें जो उनको गुरुजी हर समय उनको हर पर धीरे 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 हम लोग को जो है एक कुम्हार की तरह और घट की तरह घटता उसी तरह गढ़ा है उन्होंने वो अपने शिष्यों को। और दूसरे बाद हम लोग धीरे 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 मैच्योर हुए, चीजों को समझा और चीज किए। और गुरुजी जो है गुरुजी का आशीर्वाद जो है इस तरह से हमेशा मिलता रहा। और विशेष कोई चीज तो घटना तो बहुत सारी है, लेकिन विशेष हम गुरु हर समय जो है कुछ नहीं बताते थे। पीएचडी के दौरान एक बार पीएचडी के दौरान ये हर चीज गाइड करते थे, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, और क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या चीजें। जैसे मूर्ति सर को बताया उन्होंने कि ये लाइब्रेरी में जाइए एमडी के दौरान, हमको पीएचडी के दौरान कुछ टिपिकल टॉपिक दिया था उन्होंने, न्यू टॉपिक ड्रग्स, लेकिन उन्होंने बताया कि 3-4 चीजें पूरे आयुर्वेद के बारे में एक आपको पहले एक कॉन्सेप्ट नोट लिखना है, 2 चैप्टर में आप लिखना है। उसमें उन्होंने बताया कि आप वो पढ़िए दीपक चोपड़ा की क्वांटम हीलिंग पढ़िए, उसमें बताया क्वांटम हीलिंग पढ़िए, उसमें पूरा क्वांटम हीलिंग से लाइन जैसे चरस संहिता पढ़ते थे, संहिता के अनुसार हमने क्वांटम हीलिंग पढ़ा था। उन्होंने कहा कि एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड दीपक चोपड़ा वो देखिए। और 2-3 किताबें उन्होंने बताया था। उस समय हमने जिसमें सीनियर एजेंट थे और पीएचडी कर रहे थे, उस समय किया उन्होंने, वो हमारे लाइफ टर्निंग पॉइंट था कि आयुर्वेद को कैसे एक मॉडर्न आदमी कैसे आयुर्वेद को देखता है। उसने गजब का लोग पूरा सोच बदल दिया कि हम लोग आयुर्वेद के अनुसार देखते हैं, आयुर्वेद को कैसे दूसरे व्यू पॉइंट से देखें, हम लोग आयुर्वेद के प्रति सोच बदल सकते हैं। क्योंकि वो मॉडर्न आदमी जब साइंटिस्ट आयुर्वेद पढ़ता है तो आयुर्वेद को अच्छे अलग ढंग से लिखता है, उससे हम लोग अपनी सोच बदल सकते हैं। उससे हमारे जीवन के आयुर्वेद के बारे में सोच पूरा बदल दिया। तो एक लाइन उसको हमने क्वांटम हीलिंग को, और उसके बाद फिर अभी भी कभी लेक्चर देंगे, पहले एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड है, परफेक्ट एंड, और कुछ और बुक्स बताया था सर ने, तो वो पढ़ते हैं। अभी भी अब हमको बहुत सारी चीजें हेल्प करती है पढ़ने में। तो गुरुजी हर समय पर जो है हम लोग को गाइड करते थे, बताते रहते थे कब कहाँ क्या जरूरत है किसकी, और पीछे पीछे जो है पूछते रहते थे। हमारे समय मेडिकोंडा जिस समय सीनियर मेडिकोंडा जी अभी हेड हैं पंचकर्मा के वहाँ हैदराबाद में, वो समय बीमार काफी पड़े थे। ये वो पढ़ने बहुत इंटेलिजेंट थे, टॉपर थे अपने बैच के, लेकिन फिर उस समय तबीयत उनकी खराब हो गई थी और कुछ ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस हो गया था उस समय गुरु जी ने इनकी इतना हेल्प करके उस समय छुट्टी देना जाके, उस समय जबकि पॉसिबल नहीं था, सारा पेड लीव दिया उन्होंने, जाके गए अपना ट्रीटमेंट कराओ, आराम से आओ करा के, अपने पिताजी आए थे उनको लेके गए। तो ये गुरु जी पर पर्सनल केयर जो है भी करते थे, प्लस हर समय गढ़ना। तो आप चेयर का बहुत सी चीजें हर स्तर पर गुरु जी का स्नेह मिलता था। और एक उसी दौरान एक ऑफर आया वहाँ के चेक रिपब्लिक जाने के लिए। चेक रिपब्लिक जाने के लिए गुरुजी चेकोस्लोवाकिया जाते थे, इटली जाते थे, और बहुत सारे कंट्री में जाते रहते थे। चेक रिपब्लिक जाने का एक ऑफर आया, उन्होंने पहले शायद इटली था प्रोफेसर नाथ एसके नाथ जी को भेज चुके थे, लेकिन चेक रिपब्लिक की तरफ आया, गुरुजी इंटरेस्टेड नहीं थे जाने के लिए। उस समय उन्होंने एक हमको, जिसमें सीनियर के दौरान ही उन्हें सारा वहाँ से लेटर मंगाना, वो करना, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से जो है क्या करते हैं, कैसे वीसा बनता है। उस समय पासपोर्ट बनाना इतना टेढ़ी किया था, पासपोर्ट भी नहीं था हम लोग पास, पासपोर्ट बनाने में सालों लगता था उस समय। और लखनऊ में लाइन लगानी पड़ती थी, कम से कम हजारों उस समय लाइन लगाना, इतनी स्थिति विकट स्थिति थी पासपोर्ट बनाने के लिए। आजकल 1 हफ्ते के अंदर पासपोर्ट बन जाता है, उस समय जो स्थिति जो देखा हुआ, आजकल इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह से हम लोगों ने पासपोर्ट बनाना। फिर वीसा के लिए डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जो जूनियर था हम लोग, उनको भेजे कि आप दिल्ली तक छोड़ के आए थे पाटिल जी को वीसा के लिए किए। हालांकि बहुत कुछ में है, तो गुरु जी इस तरह के करते थे, आपके साथ लगा दिया, आपके साथ कौन कंट्रोल करता क्या कर सकता है वो सब लेते। तो गुरु जी की बहुत सारी विशेष कृपा है गुरु जी के चरणों में। बाकी बहुत से लोग बोलने वाले हैं सर, बहुत बहुत प्रणाम कोटि चरणों में। और प्रोफेसर जीपी उपाध्याय सर, डॉक्टर मूर्ति सर, ARV मूर्ति, के द्विवेदी सर, सभी को अग्रजों को भी प्रणाम, और सभी जनों को धन्यवाद डॉक्टर JS त्रिपाठी जी। लेकिन एक चीज ये भी रखते थे कि अपने जितने विद्यार्थी थे सबको अपने जूनियर्स पर निगाह रखने के लिए बोलते थे। JS क्या कर रहा है, अच्छा कहीं पहुंच जाए वार्ड में, अच्छा वो त्रिपाठी जी दिखाई पड़े थे, वो अरुण जी कहीं दिखाई पड़े, मूर्ति जी, यानी कि वो वहीं से पूरी समाचार वो ले थे कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। और जब हम लोग उनके सानिध्य में आए तो ARV मूर्ति जी का बहुत नाम लेते थे। हम लोग सोच रहे कौन आदमी बड़ा गुरु जी नाम लेते हैं, ये ARV मूर्ति। ये हमेशा जो लोग इंटेलेक्चुअल उनके क्या कहते हैं कि उस पर फिट बैठते थे, उनको बहुत याद करते थे। और जितना काम इन्होंने किया 7 बजे पे डॉक्टर ARV मूर्ति जी ने, उसी के कुछ अंश को लेकर के
काफी वर्षों बाद नरसिम्हा मूर्ति जी ने उस क्षेत्र में काम किया। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर एवरी मूर्ति जी को, अभी तीसरी निवेदन पे जुड़ रहे हैं। नहीं, मैं पहले हूँ, जब से कमलेश ने मुझे फोन करके बोला कि मैं तब से जुड़ा हूँ, लेकिन थोड़ा इंटरनेट का, थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम है, शायद इसलिए बात बीच में ऐसे लग रहा था कि मैं नहीं हूँ। मैं तब से पहले से हूँ। आज गुरुजी का 14वां वर्धंती है। इस पुण्यतिथि पर हम लोग सभी उनको याद करना क्या है, हम हमेशा हमारे हृदय में रहे हैं, उनको याद करने की कोई बात नहीं। इस बहाने हम सब लोग मिल जाते हैं, गुरु भाई सब लोगों से बात हो जाती है, उनकी थोड़ी उनके बारे में थोड़ी बात हम अपने अपने उनके साथ जो भी हमारा अनुभव रहा है वो सभी उसके बारे में हम शेयर कर लेते हैं। अभी मुझे भी लगा कि सुबह मैंने एक पोस्ट देखा था तोमर सर का, उसमें उन्होंने एक फोटो लगाया था और उन्होंने बताया था, मैंने अभी मार्क की थी, बाद में मुझे शायद ग्रुप में ये मीटिंग है इस तरफ की याद नहीं थी, लेकिन कमलेश ने मुझे बता दिया। गुरुजी, आज हम जो कुछ भी है, सब लोग, मैं अकेले नहीं, सब कुछ आज जो कुछ भी है गुरुजी की वजह से है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। गुरुजी हर एक शिष्य को उसके योग्यता के अनुसार उनको जो कुछ भी उनको प्रदान करना चाहते थे वो करते थे। हर एक को ऐसा नहीं कि कोई छोटा बड़ा, ऐसे कुछ नहीं है, सब एक को मानते थे। हर एक का अपना टैलेंट क्या है, उसका किस में वो काबिल है, उसको वो तुरंत समझ लेते थे, उस हिसाब से उन पे काम लगाते थे, हम काम करवाते थे। वो हमेशा हर एक से काम करवाए हैं, उसी की वजह से हम लोग आज कुछ सीखे हैं। जब भी हमारे थीसिस की काम हो, कोई आर्टिकल की काम हो, एक बार हम उनको हाथ में देते और हर आर्टिकल पूरा पढ़ते थे, जहाँ जो कुछ भी एक एक शब्द भी अगर ऐड करना हो वो ऐड करते थे। मैंने बहुत बार देखा, एक बार एक आर्टिकल दिया, आर्टिकल के पूरा बाद में जब वापस मेरे पास उन्होंने दिया कि भाई ये मूर्ति ये कर लो, देखो पूरा रंगा रंगा एकदम हर जगह लाल 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 दिख रहा है, लेकिन इतना स्पष्ट है। उस समय हमारा एक पीए था, श्रीवास्तव था, गुरुजी का पीए। वो बोलता था, सर आप गुरुजी को दे दो, गुरुजी ने जो कुछ भी लिखा है आप करेक्शन करने में वो परफेक्ट करेक्शन रहेगा, मैं उसी से टाइप कर दूंगा, बाद में दोबारा टाइप करने की वजह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी करेक्शन भी किए, इतना परफेक्ट रहेगा, वो हर एक शब्द मैं जानता हूँ, आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं, मैं टाइप करके आपको दे देता हूँ। यहाँ तक कि उनकी करेक्शन में भी जो है उनकी परफेक्शन उतनी थी। कभी भी थीसिस पे काम हो, जो भी, अब समय की जब बहुत लोगों ने समय की बात की, समय हमने भी वो गुरुजी से बहुत समय के बारे में बहुत सीखा, समय बहुत समय सर रहते थे। और कोई क्लास के लिए, अभी वो उपाध्याय जी बोल रहे थे हर एक क्लास के लिए प्रिपरेशन होता, मुझे बहुत याद है, गुरुजी 8 बजे क्लास हो तो 7:15 बजे 7:30 बजे रूम में आके बैठ जाते थे, 8 बजे तक पढ़ते थे, पढ़ के 8 बजे से आके 8 बजे 9 बजे तक हम क्लास लेते थे। उनका समय 8 बजे मतलब क्लास में हमेशा 8 बजे आते थे, लेकिन आधा घंटा पहले आके रूम में बैठते थे। मैं बहुत बार देखा उनको, कोई क्लास के लिए उन्होंने हमेशा प्रिपेयर, विदाउट प्रिपरेशन कभी क्लास में नहीं आते थे। और उनकी भाषा भी ऐसी भाषा मैंने कभी किसी की नहीं देखी है। आयुर्वेद को उन्होंने जिस शब्दों में आयुर्वेद की भाषा को इतना टेक्निकल भाषा को उन्होंने इतने ऐसे सुंदर सी बना देते थे, उसको सभी को पढ़ने से ये लगता था कि कोई ये आयुर्वेद नहीं, कोई दूसरा ही भाषा, ऐसा लगता था। उनकी इतनी परफेक्शन थी, कमेंट थी लैंग्वेज के ऊपर, उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा उस मामले में। उनकी कभी हमको नहीं लगता था कि आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, हम आयुर्वेद की कोई बात पिच कफ ऐसे पढ़ने रहे थे, लगता ही नहीं था उनका। उनकी जो भाषा, वो डिलीवरी से इतना अच्छा हमको क्लियर लगता था कि भाई ये थोड़ा इंटायरली डिफरेंट है। दूसरों को समझने के लिए, आयुर्वेद को समझने के लिए किस भाषा को यूज करना, कैसे कैसे शब्दों को यूज करना, दैट वाज रियली वेरी वेरी ग्रेट थिंग अबाउट हिम। मैं उस बात से उनसे बहुत, उस मामले में बहुत कुछ सीखा। हर मामले में, समय के बारे में, या जैसे हम बोल रहे थे, हर एक शिष्य को नाम से कितने हजारों शिष्य होंगे, हजारों शिष्य होंगे, हमेशा हर एक के बारे में वो जानते थे, हर एक के नाम उनको याद रहता था। जब भी फर्स्ट ईयर में हम ज्वाइन हुए, उसी दिन वो 7 दिन के अंदर सभी उनके जितने भी शिष्य थे, उनके सभी शिष्य थे, उनको एक बार बुलाते थे, उनके यहाँ खाना होता था घर पे। हम लोग मिले, बहुत बार मिले, हर एक साल नया जब बैच आया उसके साथ सभी सीनियर सब बच्चे मिल जाते थे चकर। जब भी हम जाए, मैं कभी भी उसके बाद भी बहुत बार गया,
गुरुजी बुलाते थे आपको 9 बजे आओ, 10 बजे, रात को 10 बजे 11 बजे तक हम बैठे हैं। बहुत से बार ऐसे डिस्कशन करते थे कि जैसे वो बिल्कुल जानते नहीं हो, लेकिन वो पूरा जानते थे, लेकिन हर चीज के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी के लिए बोलते थे कि भाई इसके बारे में और कुछ क्या, तुमने क्या किया क्या किया, यूज्ड टू डिस्कस। मैंने बहुत बार उनको 11-12 बजे तक उनके साथ डिस्कस किया घर पे, बहुत बार हुआ ये। उनको ये कुछ लगता नहीं था कि भाई ये या 11 बज गया 12 बजे हमको सो जाना, ऐसे नहीं। कोई शिष्य बाहर से आया है, उतने ही उनको सीखने का, सिखाने का, समझने का उनका जो ये किसी के पास मैंने देखा नहीं। हम समझते थे कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हर जन चाहते, लेकिन उनका ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने वातक नारायण जी के बारे में एक बात किया, उन्होंने 1-1.5 घंटा 2 घंटा उन्होंने बात किया मेरे से। रात को 12 बजे तक हम बात कर रहे थे, और मैं बोला जाके तुम आर्टिकल लिखो। मैंने आर्टिकल लिख के भेजा, उन्होंने करेक्शन के कर दिया, बहुत बार पब्लिशन भी हुआ। इसलिए गुरुजी हमेशा अपने शिष्यों के लिए हमेशा समय देते थे, ये बहुत बड़ी बात है। कितना भी समय हो, कभी भी हम जाके 5 बजे या 5 बजे 11 बजे तक कोई ना कोई रहता ही था उनके घर पे, कोई ना कोई बात होती रहती। कभी टेक्निकल एकेडमिक डिस्कशन, कोई फालतू बातें करने की नहीं, एकेडमिक डिस्कशन जो भी होगा हमेशा हमारे साथ रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज जो कुछ भी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी सीखा है गुरुजी की वजह से सीखा है। हम लोग हमेशा 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 के लिए गुरुजी हमारे मन में, साथ में, हृदय में रहेंगे। उनकी आशीर्वाद हमारे पास सबके साथ बने रहे, यही मेरी विनम्र क्या बोलते हैं, मेरी आशा रहेगी। और सब लोग आज मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, ऐसे नहीं बोलूँगा, याद कराया मुझे, कमलेश ने मुझे बुलाया, इसलिए कमलेश को भी, कमलेश बार बार हमेशा पहले से गुरुजी के लिए संबंधित कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजन करता ही रहता है। उसको गुरुजी से हम बहुत लगाव, ऐसा लगाव ऐसा लेकिन गुरुजी की भी उनके फैमिली रिलेशन जैसा कुछ रिलेशन था। मैं बहुत बार देखा हूँ, किचन में चले जाता था, खाना पकाता था, पूरी वूरी पका देता था, बात करता था, जोक करता था घर पे जाके इनके साथ। मैं बहुत बार देखा उसको घर पे, अंदर चले किचन में चले जाता था, बातें करता था। लेकिन कमलेश की वजह से हम लोग इस बहुत से प्रोग्राम में ऐसे कुछ वीडियो कॉल्स में से भी जुड़ रहे हैं। कमलेश को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, और आशा रखता हूँ कि हम हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम में ऐसे गुरुजी के रिलेटेड कोई भी हम प्रोग्राम बने, सब लोग मिले, बातें करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर मूर्ति जी। डॉक्टर मूर्ति जी, किसी व्यक्ति के बारे में दूसरा व्यक्ति ही बता पाएगा। जब यावी मूर्ति साहब की वो चर्चा करते थे तो हम लोगों को लगता था कोई बहुत वीआईपी आदमी है और बहुत हम लोगों से, तो हम लोग को बड़ा लगता था भाई जब मिले इनसे तो फिर हम लोग इनके फैन हो गए। और जहाँ तक कार्यक्रमों की बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं जेडीए का प्रेसिडेंट हुआ था तो हम लोगों ने नागार्जुन में एक कार्यक्रम किया था, और वो नागार्जुन के साथ 10 वर्ष शायद पूरे हुए थे, दशाब्दी कुछ बनाने जाने की योजना हुई। और गुरुजी उस समय वार्डन हुए थे कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन पहले। तो हमसे कहे द्विवेदी जी कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? तो हम लोग तो उसको खींचने वाले, हमने कहा सर बहुत कार्यक्रम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एकेडमिक इवेंट से लेकर के और कम से कम 15-16 इवेंट फैकल्टी लेवल पे, उसमें केवल पीजी हुआ करती थी, तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। उसमें आरपी रस्तोगी साहब माननीय कुलपति हुआ करते थे, वो आए। और मिला कितना था सर हम लोगों को? 400 रुपये या 500 रुपया, और बकायदे टेंट वेंट लगा करके सबसे चंदा लेकर के, मतलब कहा गया कि 500 रुपये का कोई कार्यक्रम करो, तो हम लोगों ने कम से कम 10-20 हजार का कार्यक्रम कर दिया। उसके बाद से जब उन्होंने रस्तोगी साहब से पूछा कि ये पैसा कौन मिला है, किसने दिया है, कितना पैसा मिला, तो बोले 500 रुपया शायद उस मद के लिए शायद मिला था, हॉस्टल डे मनाने के लिए। और उसमें तमाम कंपटीशन, और सब कंपटीशंस में केवल सर्टिफिकेट, रेस 100 मीटर, 200 मीटर, जेवलिन थ्रो, क्या क्या, मतलब उसी पीजी के छात्रों द्वारा उसमें कल्चरल प्रोग्राम, मतलब। फिर उसके बाद से जब गुरुजी ने पहले कॉन्फ्रेंस हमारे लगता है कि 90 में की थी, 91 में, तो हमको द्विवेदी जी एक कार्यक्रम कर, मैंने पीएचडी ज्वाइन कर ली थी उस दरमियान। तो हमने कहा ठीक है। 15 दिन बाद फिर बोले कि आपसे कुछ कहा था कि करनी है। हमने जी सर, मुझे समझ नहीं आता मुझे करना क्या है। फिर वो एक हफ्ते बाद बहुत कड़क उसमें बोले, सुनिए इधर और आप बंद करिए, आप
तीसरी बार कह रहा हूँ कि जी सर कुछ किया आपने, दाएं बाएं का हमें समझ नहीं, तब पूछे ना कि करना क्या है। उन्होंने तुरंत वो बनाया, उसका सूची बनाया कि कैसे आपको पावती पत्र रसीद बनाना है। उस समय साइक्लो स्टाइल का जमाना हुआ करता था, एक पेज में 4 या 5 ऐसे वो निकलते थे, 200 रुपया फीस रखी गई थी। और उस दिन उसके कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ और सवेरे जब मैं पहुंचता था तो मुझे एक कार्यों की सूची पकड़ा देते थे, इधर आइए, ये कल क्या किया है आपने ये बताइए, पहले इतना हुआ, इससे मिले, इससे मिले, इससे मिले। उसके बाद से शाम तक वो करते थे, फिर सवेरे दूसरी लिस्ट पकड़ जाते थे, जितना काम हुआ उसमें फॉलो अप। लगातार 1 महीना, मैंने एक एक बारीकियां जो कॉन्फ्रेंस में कराई जाती, मुझे पता लगा कि गुरुजी पिछले कई वर्षों से ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ज्वाइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एज ए स्टूडेंट बना दिया। और पूरे डिपार्टमेंट में सब लोग टेंशन में आ गए, सीनियर लोग, उपाध्याय जी, एसके तिवारी, एनपी राय, सब लोग, द्विवेदी स्टूडेंट ज्वाइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कैसे हो जाएगा। और उन्होंने एक एक चीज, जैसे कि कहाँ दीपक रखना है, कहाँ किस कार्यक्रम को, और वो कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। और वो मेरे जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव रहा जो मुझे सीखने का अवसर मिला कि कैसे हाउ टू ऑर्गेनाइज द सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, हाउ टू टॉक टू ईच अदर। जो लोग भी अपने गेस्ट आए थे, सबको शाम को हमको स्कूटर लेके सबके रूम पे जाइए, सबका हाल चाल पूछिए, किसी को आप जी यहाँ तक व्यक्तिगत रूप से लोगों का ध्यान रखना। तो वो बहुत सी चीजें हमने उनके सानिध्य में सीखी, डांट से सीखी, कुछ लाड़ से सीखी, लेकिन सीखी। मेरे साथ डॉक्टर संजीव रस्तोगी जी हैं। संजीव रस्तोगी जी के बारे में भी गुरुजी का बड़ा बढ़िया था। बहुत सी चीजें जो आपने कहा मूर्ति जी ने कि वो पूछना चाहते थे आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो सारे विचार वो अपने विद्यार्थियों के समन्वित करते थे, अपने कोलीग्स से उस पर डिस्कशन करते थे, तब उस पर कोई राइटअप ही लिख देते थे। और लिखने पढ़ने का ये शौक है, उनको इतना जुनून था कि हमें लगता है कि कोई विचारधारा दिमाग में आ गई, आनंद चौधरी जी या सब लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और आधे घंटे के अंदर दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट आ गया कि ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो 1 हफ्ते के अंदर वो आर्टिकल आ जाता था। जैकब जी याद होगा, भारतेंदु जी, वो रात को पहुंच जाता था, सवेरे टाइप करके शाम तक वो पहुंचा देते थे। और उनका बहुत अच्छा स्नेह रहा है संजीव रस्तोगी जी के प्रति भी। संजीव रस्तोगी जी को वो इंटेलेक्चुअल ग्रुप में मानते थे, मैं इंटेलेक्चुअल ग्रुप में था नहीं कभी भी और हूँ भी नहीं, लेकिन ये कि इसी तरीके से सबका रस्तोगी जी का हाल चाल ले लो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीजें। तो मैं चूंकि बनारस का था तो काफी चीजें मुझे मालूम थी, तो जो लोग भी बाहर से आते थे उनके लिए वो ये कहते थे, द्विवेदी आप इनका ये देख लीजिए, आप इनका वो देख लीजिए, उनके सामने नहीं बोलेंगे, देख लीजिए ठीक ठाक है ना हम कहाँ पर। तो रस्तोगी जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज इस अवसर पे आप गुरु जी के स्मृति दिवस पे 2 शब्द कहें। डॉक्टर संजीव रस्तोगी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय उपलब्ध नहीं है, मैं इनको कॉल करता हूं। इसके पहले मैं डॉक्टर अजय पांडे जी को निवेदन करूंगा। डॉक्टर अजय पांडे जी, हेलो, नमस्कार जी, बताएं। सबसे पहले तो गुरु जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाइयों को प्रणाम और डॉक्टर भारतेंद्र जी को शुभाशीष। शायद मैं विद्यार्थियों की श्रृंखला में एक अंतिम कड़ी हूँ और अंतिम समय के समय मुझे तो आंखों में मेरे आंसू आते हैं जब उनकी चर्चा होती है। आप लोगों ने तो काफी बातें उनके बारे में की, काफी चर्चा किया उनके बारे में। मैं काय चिकित्सा विषय में आया, आयुर्वेद में जो षोडशांग आयुर्वेद है, मैं काय चिकित्सा के विषय में आया तो उसके पीछे गुरुदेव ही कारण थे, क्योंकि मेरा जो झुकाव था वो पहले शल्य में था कि मैं सर्जरी लूंगा। तो जब यहाँ ज्वाइन करने आया विषय को चयन करने के लिए, विषय के चयन के दौरान ये मालूम हुआ कि आपको
अगर आप काय चिकित्सा इस समय लेंगे तो आप प्रोफेसर RS सिंह के अंडर में जाएंगे। तो मैंने फिर काय चिकित्सा का हमने चयन किया, इस विषय का चयन किया। हालांकि इसके पहले कभी हमारी सर से मुलाकात नहीं हुई, तो इसीलिए मेरा शल्य विषय हमारी मतलब उस समय की प्राथमिकता में था, क्योंकि शल्य के अंदर हमने बहुत कुछ काम किए। वहाँ के जो टीचर थे प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी सर, तो उनसे चर्चा होती थी और वो कहते थे कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ, आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं आयुर्वेद फैकल्टी में, तो अगर काय चिकित्सा सर के अंडर में मिलता है तब तो काय चिकित्सा ही लीजिएगा आप, नहीं तो आप शल्य विषय का चयन करिएगा, क्योंकि आप हमारे साथ 5-6 साल बिताए हैं यहाँ। और हमने काय चिकित्सा पे जो गुरुजी का लेख था वो हमने उसको पढ़ा भी, उससे काफी प्रेरित हुआ भी था। तो इस कारण से मैं काय चिकित्सा विषय में आया। तो जो विद्यार्थी के रूप में तो सभी ने अपने अपने संस्मरण सुनाए। मैं ज्यादातर अपना समय रोगियों के बीच में देता था। जब फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया, क्लास के बाद जो भी समय मिलता था, तो पता लगा सब लोग तो गुरुजी के पास बैठे हुए हैं और हम गुरुजी के पास नहीं है। तो हमको बुलावा आता था कि पांडे जी कहाँ हैं। पांडे जी ही बोलते थे मुझे, कहते पांडे जी कहाँ हैं, उनको बुलवाइए। तो हम पहुंचते थे तो कहते थे आप सारे लोग यहाँ हैं, आप कहाँ हैं। तो हमने कहा सर मैं पेशेंट के बीच में था, उसकी हिस्ट्री वगैरह बाकी है, वही लिख रहा हूँ। तो कहे चलिए बहुत अच्छा कार्य है, और कैसे चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है। तो हर विषय की वो चर्चा करते थे। तो उनका कथन था कहने के लिए, तो बाकी जो लोगों ने अपने अपने संस्मरण सुनाए वो काफी अति प्रशंसनीय है, और जितना गुरुजी के बारे में कहा जाए वो बहुत ही कम है। जैसे कुछ लोगों ने कहा युग पुरुष थे, हम तो कहे युग पुरुष तो थे, युग दृष्टा थे आयुर्वेद के, तो ज्यादा उपयुक्त होगा कि एक दृष्टि उन्होंने आयुर्वेद को प्रदान की, सोचने की, समझने की, कार्य करने की जो शैली उनकी, तो ये काफी लोगों को, हम विद्यार्थियों को ही प्रेरणा नहीं मिलती है, जो लोग भी जो उनके विद्यार्थी थे या नहीं थे, वो लोग भी उनसे काफी प्रेरित हुए, चाहे वो जिस विधा के रहे हों आयुर्वेद के। तो सर का उन सभी पे एक अमिट प्रभाव था। तो हम जब वो बीमार थे तो काफी समय हम उनकी चर्चा में रहते थे और जाते भी थे। बार बार वो कहते थे कि आप आ जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम जाते थे, 2-4 घंटे उनके साथ बैठते थे, बिताते थे, और उनसे शेयर भी करते थे। कुछ बातें और भी करनी चाहते यहाँ व्यक्त करते हैं। उनकी बीमारी के दौरान बहुत से लोगों ने अपने अपने कुछ सुझाव दिए कि ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, ये खा लीजिए। तो एक बार सर ने कहा कि ठीक है, आप तो कहते हैं ये खा लीजिए, लेकिन आप हमें क्या बीमारी है इसके बारे में आपने कभी जानने की कोशिश की, आप जानते हैं? तो जिसके सानिध्य में मैं हूं, मैं जो वो कहेगा मैं वही खाऊंगा, आपका कोई सुझाव इसमें मानने के लिए उपयुक्त नहीं मानता हूं। तो उस 4-6 महीनों में जितना मैं 3 साल में नहीं सीख पाया, वो उन 4-6 महीनों में आयुर्वेद को जानने की और दृष्टि विकसित करने की हमको प्रेरणा गुरु जी से मिली, और साथ में लेखन कार्य की प्रेरणा भी मुझे गुरु जी से ही मिली। हमने काय चिकित्सा की हिंदी और इंग्लिश में पहले 4 वॉल्यूम में बुक्स लिखी, उसकी जो भूमिका थी वो गुरु जी ने ही लिखी, और उस किताब को उन्होंने पढ़ा भी। तो उन्होंने कहा कि ये किताब आपकी आज के समय की इसकी उपयोगिता आज काफी है। हम लोगों की किताबें आयुर्वेद काय चिकित्सा में हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो विद्यार्थियों की भूख है उसको नहीं पूरा कर पा रही है। तो उस पर भूमिका गुरुजी ने लिखी, और हमने वो काय चिकित्सा का जो दुरूह लेखन कार्य था 4-5 सालों में पूरा किया। तो एक तो ये था। दूसरा उनका कथन था कि संबंध बनाइए, लेकिन बहुत सोच समझ के बनाइए। संबंध बनाना चाहिए, लेकिन बहुत सोच समझ के बनाइए।
अपने संबंधों, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आप एक शिक्षक ही नहीं हैं, विद्यार्थी नहीं हैं, अपने विद्यार्थियों से आप संबंध बनाने की कोशिश करें पांडे जी, और वही आपको आगे की ओर लेके जाएंगे। उनको अच्छी शिक्षा दें। जब हम लोग साथ में यहाँ थे, एक बात और कहना चाहते हैं, जब लोग एसआर तो हमको मौका नहीं मिला यहाँ करने का, मौका नहीं मिला या लोगों ने हमारा चयन ही नहीं किया, लेकिन जब यहाँ हम असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किए तो चूंकि एसआर का कार्यकाल 3 साल का होता है और मेरा कार्यकाल 5 साल का था, मैं उनकी ओपीडी में एज ए एसआर की तरह ही कार्य किया 5 साल तक, और उससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला भी। एक बार जीरियाट्रिक का मैनुअल तैयार हो रहा था तो सबको कुछ न कुछ दिया कि आप लेखन कार्य करिए, हमें भी कुछ मिला। तो हमको डायबिटीज पे दिया, क्योंकि मेरा एमडी और पीएचडी वर्क डायबिटीज के ऊपर है। तो वो कार्य हमने जब उनको करके दिया तो कहे आप और लिखिए। हालांकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी उस समय तक, लेकिन अब थोड़ा बहुत लेखन कार्य में इंग्लिश में कर लेता हूँ। तो कहे आपने बहुत अच्छा लिखा, जो और लोग हैं बहुत सीनियर लोग, उनसे आपने अच्छा अपना लेख लिखा है और 3 चैप्टर और आप कंट्रीब्यूट करिए। तो वो हमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। दूसरा उनका कहना था कि आप सेवा भाव रखिए, आपको चिकित्सा कार्य मैं नहीं सिखा सकता, मैं आपको प्रेरित कर सकता हूं। चिकित्सा कार्य जो सिखा सकता है वो आपका मरीज ही है। वो कहते हैं जहां आपने अपना समय बिताया उस समय अध्ययन के दौरान, वही समय आपके आज काम आएगा। तो आप अपने मरीज से प्रेमवत मित्रवत व्यवहार करिए, जितना आप अपने पुत्र से करते हैं। और शायद मैं यही कहूँगा कि शायद गुरु जो अपने विद्यार्थियों के इतने करीब थे, अपने मरीजों के इतने करीब थे, शायद उतने परिवार से उतने करीब भी नहीं रहे होंगे, जो मैंने अनुभव किया। क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हमारा ज़्यादा समय तो यही बीतता है अपने कलीग के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने मरीजों के साथ, परिवार के साथ में हम जाते हैं खाने और सोने के लिए, शायद उतनी चर्चा भी नहीं कर पाते हैं। और शायद ये चीज़ डॉक्टर जो भारतेंद्र जी हैं या गिरीश सर हैं या माता जी रही थी हमारे बीच में, उन लोगों को भी उतना समय उन्होंने नहीं दिया जितना हम लोगों को दिया, मरीजों को दिया। तो ये चीज़ें हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत कुछ विचार हैं कि उन पर व्यक्त किया जाए। तो इसी के साथ पुनः गुरु जी के चरणों में सादर नमन, और आज इस मौके पर हमको कुछ कहने का मौका मिला। धन्यवाद द्विवेदी सर। द्विवेदी सर को धन्यवाद मत दीजिए। हम लोग ये चिंतन किए थे कि हम लोग स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे ऑनलाइन, और 10 जनवरी को ऑफलाइन मनाएंगे जो हम लोग मना रहे हैं। इसी बहाने हम लोग का एक मिलना जुलना हो पाता है, एक अच्छे क्या कहते हैं विचार श्रृंखला जो गुरुजी ने अपने विद्यार्थियों को दी वो हम तक पहुंच पाती है। और मैंने जैसे कहा था कि हमारे गुरुजी के पास 3 कैटेगरी के लोग थे। एक जो अपर इंटेलेक्चुअल कैटेगरी की जो लिखना पढ़ना जानते थे, उसमें डॉक्टर जीपी उपाध्याय सर, डॉक्टर आरबी मूर्ति सर, डॉक्टर अजय पांडे जी, ये लोग एक कैटेगरी थी। उसी कैटेगरी से मिलता जुलता एक कैटेगरी था जो लिखता नहीं था लेकिन इंटेलेक्चुअली वर्क करता था, प्रेजेंट करता था। हालांकि वो पूरी कोशिश करते थे, और मेरा तो मरीजों के संदर्भ में उससे झगड़ा भी करके हो जाता था, क्योंकि उनके सब मरीज जो गांव रिश्तेदार के आते थे वो उनको लाइन में लगाते थे सबको, किसी के लिए उनके साथ वो नहीं था। तो वो जाके हमसे मिलते थे और फिर मैं उनसे कहता था ठीक है, धीरे से पर्चा निकाल करके, या हमको दे देते थे तो मैं उसको लगाता था। हमको ऐसे देखते थे घूर के ऊपर और देखा हाँ गाँव से मेरे आए, ठीक है। और पता लगा कि अपने भाई, बड़े भाई को भी उन्होंने जैसे एक सामान्य उसकी तरह ही ओपीडी में देखा। ऐसा नहीं कि नहीं वो वीआईपी है और वो नॉन वीआईपी है, लेकिन मेरे को तो ये रहता था कि हमारे साथ कि हम 2 कैटेगरी रखेंगे। विद्यार्थी है, यदि यूनिवर्सिटी का टीचर है, कोई हमारा परिचित है रिश्तेदार, तो उसकी एक श्रेणी अलग रहेगी।
इस बात पे एक बार हमसे उनसे झगड़ा हो गया। हमने कहा कि हम किसके लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार परिवार के नातेदार के लोग नहीं वो कर सकते हैं। तो मेरी कभी कभी उनसे अच्छी बहस होती थी, और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उस बहस के दौरान 2-4-6 दिन हमारी उस बात हुई, 2-4-6 महीना बात नहीं हुई, फिर उसके बाद से वापस जो है फिर वैसे उसी तरीके से। तो एक जिससे झगड़ा होता है ना, लड़के से झगड़ा कर लेते हैं अपने पिता से, वो हम लोग झगड़ा वड़ा भी करके टाइट, फिर दूसरे फिर वैसे मुंह निपोर के खड़े हैं वहां पे। तो वो भी मुस्कुरा के देखते थे, अच्छा चलिए ठीक है चलिए। मैं निवेदन करूंगा संजीव रस्तोगी जी को, जो लखनऊ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव रस्तोगी जी। संजीव जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नमस्ते सभी गुरुजनों को, सभी अग्रजों को सादर प्रणाम, और गुरु जी के चरणों में सादर श्रद्धा सुमन। आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर कुछ कहने का अवसर मिला है। एक सबसे पहले और सबसे बड़ी बात जो कहना चाहूंगा मैं, कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमडी के कोर्स के लिए आना और गुरु जी का गाइड के रूप में प्राप्त होना शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रारब्ध था, सबसे बड़ा, जिसको कहना चाहिए सबसे बड़ा यू टर्न था, या सबसे बड़ा चेंज था जीवन का। गुरु जी के संपर्क में आया था, जिसने आयुर्वेद के प्रति मेरी सारी विचारधारा बदल दी। इससे पहले जब हम यूजी कर रहे थे, यूजी कर रहे थे, तो पूरा यूजी कर लेने के बावजूद हम किसी भी प्रकार से आश्वस्त नहीं थे कि आयुर्वेद में क्या हो। मतलब लगता नहीं था कि कर लीजिए, लगता नहीं था कि आयुर्वेद को पढ़ने के बाद कोई सुंदर सा कैरियर बनाया जा सकता है या कुछ किया जा सकता है। तो बनारस में आने के बाद जब गुरुजी के संपर्क में आया, गुरुजी को देखा, गुरुजी की वाणी सुनी, गुरुजी को क्लास लेते हुए देखा, उनका प्रस्तुतिकरण देखा, उनको बोलते हुए देखा, तो मुझे लगा कि हाँ देखो, ऐसे लोग भी होते हैं आयुर्वेद में, ऐसा भी बना जा सकता है। इसका मतलब कि आपके सामने एक उदाहरण है ऐसा जिसको आप कॉपी कर सकते हैं। इससे पहले हमें कहीं पे भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिखाई दिया जिसको लगे कि हाँ ये आदर्श पुरुष हो सकता है। आयुर्वेद में एक आदर्श पुरुष हो सकता है जिसको आप इमिटेट कर सकते हैं, जिसको आप कॉपी कर सकते हैं। बनारस में आने के बाद और गुरुजी के संपर्क में आने के बाद हमें लगा कि ये अंतिम सत्य है। ये यहाँ पर आने के बाद अब मुझे एक ऐसा पुरुष कोई मिला है, ऐसा गुरु कोई मिला है जिसको हम अनुसरण कर सकते हैं या जिसको इमिटेट कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि उसके बाद पूरे 3 वर्ष हमने उनकी एक एक चीज को देखने का प्रयास किया कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से संपर्क में आते हैं, कैसे रोगियों को देखते हैं। मतलब हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि गुरुजी ओपीडी में सुबह 8 बजे बैठ जाते थे, शाम को दोपहर के बाद 3 बजे उठते थे ओपीडी में से, और 3 बजे उठने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती थी। वो जैसे 8 बजे सुबह बैठे रहते थे उसी तरीके से 3 बजे शाम को उठते थे। और हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड ईयर में, हम उस बीच में 3 बार बाहर जाकर के चाय पी आते थे, घूम आते थे, टहल आते थे। द्विवेदी जी बैठे रहते थे, द्विवेदी जी से हम अनुरोध करके कि सर जो है चाय पीने का मन हो रहा है, जरा चाय पी करके आते हैं, और लौट के आते थे। गुरुजी उसी प्रकार से बैठे हुए, गुरुजी उसी प्रकार से, उसी तन्मयता से के साथ में, और छोटे से केबिन में बैठे हुए जिसमें अंदर उतना वेंटिलेशन भी नहीं था, इत्मीनान से मरीज देख रहे हैं, और हर मरीज को उतने ही मनोयोग से, उतने ही दत्तचित्त भाव से देख रहे हैं। और उसके बावजूद भी उठ के नहीं जाते थे। उसके बावजूद 3 बजे के बाद वो उठ करके ऊपर 5 नंबर कमरे में चले जाते थे, 7वां बजे के कमरे में, और वहां पर भी बैठते थे। तो हम लोग को लगता था कि ये व्यक्ति कितनी ऊर्जा लिए हुए अपने साथ में, और ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब कैसा, ऐसा कभी हम लोग भी कर सकेंगे क्या? तो ये सबसे बड़ी प्रेरणा की चीजें थी। उनके बोलने का ढंग, मतलब बहुत हमने कॉपी करने की कोशिश की, उनके लिखने का ढंग हमने बहुत कॉपी करने की कोशिश की। लोग, एक समय आया था, लोग ये कहने लगे थे कि आप जो है आरित सिंह जी की कॉपी करते हैं। तो
एक 2-3 छोटे-छोटे उदाहरण आपको बताऊंगा। बनारस में रहते हुए तो बहुत सारे अनुभव हुए ही, बनारस में जाने के बाद भी गुरुजी का सानिध्य हमारा बना रहा पूरा लगातार, हमेशा ही हम लोग टच में थे, अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन। मतलब मैं उन लोगों से बड़ा ईर्ष्या भाव रखता हूं जो लोग बनारस के रहने वाले और जिनको गुरुजी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते थे। हम तो टेलीफोन के माध्यम से ही जुड़े रहते थे गुरुजी से, हर दूसरे तीसरे दिन उनसे बात हो जाती थी। तो मैं अपना संस्मरण बताऊंगा। गुरुजी जब उस समय एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियंस ऑफ इंडिया बनाया था उन्होंने, और उसके संदर्भ में एक जर्नल पब्लिश करना चाहते थे जिसका नाम उन्होंने स्वयं ही सजेस्ट किया था, एनल्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था वो। उसको 1 वर्ष प्रयास किया गुरुजी ने शायद। उसके बाद 1 साल के बाद, जब वो विचार था उनके मन में, 1 साल के बाद उनका फोन आया मेरे पास, बोले डॉक्टर रस्तोगी आपसे एक काम है मुझे। मैंने बोला आदेश कीजिए सर। बोले एक जर्नल है, आप जानते हैं, एनल्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसको प्रकाशित करने का दायित्व तो हम आपको देना चाहते हैं, आप उसको करेंगे क्या? एक सबसे बड़ी बात गुरुजी की देखिए क्या है, उनका विनम्र भाव, मतलब अद्वितीय विनम्र भाव है। उन्होंने आदेश नहीं दिया मुझे, उन्होंने कहा नहीं कि आप ये करिए इस काम को। उन्होंने बड़े सीधे और बड़े विनम्र भाव से कहा कि आप इसको करेंगे क्या, मैं आपको देना चाहता हूँ ये। मैं हतप्रभ हो गया उनकी बात सुनकर के। मैंने कहा गुरुजी आपका आदेश सिर माथे पर, आप कहेंगे तो वो तो आदेश है, वो मेरे लिए उसमें हाँ और ना करने का कोई संदर्भ नहीं है, मेरे लिए हाँ और ना कुछ नहीं है, आप कहेंगे तो वो करना ही करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, एक हम लोग अच्छा एक प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि इस जर्नल को छापें। वो हमने उनके आदेश को शिरोधार्य किया उस दिन, और वो जो शुरुआती समय था, जो लोग भी जानते हैं, जो लोग भी कोहली सर जानते होंगे उसको, उपाध्याय सर जानते होंगे कैसे हम लोगों ने शुरू किया, द्विवेदी जी भी जानते हैं कैसे शुरू किया। तो शुरुआती फंडिंग हुई थी उसकी 10-10 हजार रुपए, 5 लोगों ने डोनेट किया उसमें। 10 हजार रुपए सबसे पहले गुरुजी ने खुद ही डोनेट किया था उसके लिए, उसके बाद सीके कटियार सर ने किया और 3-4 लोगों ने किया, रमेश बाबू सर ने किया था। तो वो 50 हजार रुपए की सीड फंडिंग हुई। उस सीड फंडिंग से हमने पहला वॉल्यूम उसका निकाला, पहला इशू निकाला। मतलब हम गुरुजी ने तमाम लोगों को, अपने शिष्यों को ही खुद ही रिक्वेस्ट किया कि भाई कुछ आर्टिकल दीजिए, एक जर्नल हम लोग पब्लिश करने जा रहे हैं। वो आर्टिकल हम लोगों ने लिए, उसको ठीक तरीके से संग्रहित करके पब्लिश किया, प्रकाशित किया। ये शायद सन 2011 की बात है। 2012 से हमने रेगुलर बेसिस पर उसको पब्लिश करना शुरू किया, और गुरुजी का वही आशीर्वाद आज ऐसा फलीभूत हुआ है। देखिए 15 वर्ष हो गए उस जर्नल को पब्लिश होते हुए, और मैं इस फोरम पे बताते हुए बड़ा मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज वो जर्नल जो गुरुजी ने मन में सोचा था अपने, वो स्कोपस में इंडेक्स हो गया है। वो स्कोपस में इंडेक्स है, एम्बेस में इंडेक्स है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले वर्ष हम उसको पबमेड में शायद इंडेक्स करा सकेंगे। तो आप सोचिए, एक छोटा सा विचार था उनका, और वो विचार आज कहाँ कैसा वटवृक्ष बन गया है, कितना बड़ा हो गया है। वो तो देश का नंबर 2 जर्नल है आज की तारीख में, JAIM के बाद वो दूसरे नंबर का जर्नल है, जो बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है। 500, 700, 800 आर्टिकल उसमें सबमिशन के लिए आ रहे हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसमें एक्सेप्टेंस का रेट मात्र 25% है। मानिए कि 100 में 25 आर्टिकल एक्सेप्ट होते हैं, 75 आर्टिकल रिजेक्ट हो जाते हैं। इतना ज्यादा सबमिशन है उसमें, इतना ज्यादा आर्टिकल का सबमिशन। तो अजय जी जैसे कह रहे थे, या जयेश त्रिपाठी जी कह रहे थे, गुरुजी की सबसे बड़ी पूंजी जो थी, सबसे बड़ा जो उनका कार्य था, वो ये कि वो व्यक्ति को पहचानना बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। वो ये जानते थे कि इस व्यक्ति के अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर क्या खूबी है, और इससे क्या काम कराया जा सकता है। मतलब यही नहीं, आपको और उदाहरण बताऊं, आप आश्चर्यचकित होंगे। गुरुजी इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, काय चिकित्सा का इंटरव्यू, लेक्चरर का इंटरव्यू था पब्लिक सर्विस कमीशन में। गुरुजी अपने एक एक स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इससे क्या पूछेंगे तो ये क्या बताएगा। तो गुरुजी आप यकीन मानिए कि अगर वो आपके साथ में है तो आपसे सवाल भी वो वही पूछेंगे। अगर वो इंटरव्यू में बैठे हुए हैं एक्सपर्ट बन के, तो वो आपसे सवाल भी वही पूछेंगे जिनको मालूम है, जिनका उनको पता है कि ये उसका जवाब दे देगा, और अच्छे से जवाब देगा, बढ़िया से जवाब देगा, ताकि उनका भी मान रहेगा और विद्यालय का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भी मान रहेगा। तो इन चीजों को गुरुजी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। जहां जहां जिसकी जैसी जैसी उपयोगिता होती थी, वैसे वैसे वो जरूर बोलते थे। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में निदेशक के पद पर अप्लाई किया था, तो इंटरव्यू में जाने से पहले मैं गुरुजी के पास आया, बनारस आया आशीर्वाद लेने के लिए। मैंने कहा गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ।
गुरुजी बोले देखिए डॉक्टर रस्तोगी, आपका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, गुरु वाक्य था, वो गुरु वचन था। मैं बड़ा कान खोल करके सुनने लगा कि क्या कह रहे हैं। गुरुजी बोले देखिए, जब आप जवाब दीजिएगा तो बड़े संयमित ढंग से जवाब दीजिएगा और आयुर्वेद को क्रिटिसाइज मत कीजिएगा। गुरुजी को ये मालूम था कि ये लड़का जब बोलता है तो कभी कभी बड़ा उल्टा सीधा भी बोलता है, कभी कभी बड़ा तीखा भी बोलता है, और हम अपने लोगों को भी क्रिटिसाइज करने में बड़े आगे रहते हैं कि नहीं भाई, ये जो ठीक नहीं है तो हमें लगता है वो ठीक नहीं है, उसको बोल देना चाहिए कि ठीक नहीं। तो गुरुजी बोले देखिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकेगा, आप तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा संयमित रखिएगा, थोड़ा सा अपनी वाणी को संयमित रखिएगा बस। इसी तरीके से बहुत सारे और अवसर मिले। एकेडमिकली उनके साथ में बहुत सारा काम करने को मिला, तमाम सारी किताबों में उनके साथ हमने काम किया, बहुत सारे बुक चैप्टर लिखे, बहुत सारी चीजें लिखी। एक छोटा सा और उदाहरण दूं, गुरुजी कितने ट्रांसपेरेंट रहते थे। एनालिसिस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए ही जब फाइनेंसेस की थोड़ी सी क्राइसिस हो रही थी, तो हमारे उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े अधिकारी आयुर्वेद के थे, उनसे संपर्क किया हमने और उनसे कहा कि सर आप तो बहुत प्रभाव रखते हैं, आयुर्वेदिक कॉलेजेस तमाम सारे आप जानते हैं, जरा सा कुछ लोगों को कहिए कि वो अपनी लाइब्रेरी में इसको सब्सक्राइब करा लें। 50-60 कॉलेज प्राइवेट के समय तमाम सारे खुल गए थे। हमने कहा उसको सब्सक्राइब करा लें तो हमारी थोड़ी सी फंडिंग हो जाएगी, थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा हम लोगों को, तो काम करने में आसानी हो जाएगी। तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो थोड़ा सा अजीब था। उन्होंने कहा ठीक है वो कर देंगे डॉक्टर उसको, कि वो सब हो जाएगा, वो कोई बात नहीं, 50-60 कॉलेज क्या बात होती है, लेकिन आप उसके बदले में क्या देंगे हमें। तो मैंने कहा आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने सीधे से बोला कि आप हमें एडिटोरियल बोर्ड में शामिल कर लीजिए। ये थोड़ी आश्चर्यजनक बात थी। एडिटोरियल बोर्ड जानते हैं आपकी बड़ा मतलब हाई प्रोफाइल एकेडमिक कैरियर जिसका रहता है, आप बहुत सोच समझ के एडिटोरियल बोर्ड में लोगों को शामिल करते हैं। उस समय हमने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा अच्छा देखिए, हमारा तो सामर्थ्य नहीं है ऐसा करने का, क्योंकि गुरुजी चीफ एडिटर हैं उसके, और पूरा का पूरा एडिटोरियल बोर्ड है, सहमति के बाद ही कुछ चीजें अगर होंगी तो होंगी उसमें। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, गुरुजी से बात कर लीजिए, गुरुजी कौन सा मना करेंगे हमारे लिए, गुरुजी तो जानते ही हैं हमको। तो मैंने कहा ठीक है। शाम को गुरुजी को फोन किया हमने, गुरुजी को पूरा प्रकरण बताया, गुरुजी से बोला कि देखिए ऐसे ऐसे था, मैं गया था मिलने के लिए, उन्होंने ऐसा कहा है। तो गुरुजी 1 मिनट के लिए शांत रहे, उसके बाद बोले आप क्या चाहते हैं डॉक्टर रस्तोगी, आपको क्या लगता है। मैंने कहा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते उनको, हम बिल्कुल भी एडिटोरियल बोर्ड में उनको नहीं चाहते, क्योंकि एडिटोरियल बोर्ड की ट्रांसपेरेंसी और सैंक्टिटी को हम खराब नहीं करना चाहते सिर्फ फाइनेंसेस के कारण से। तो बोले तो छोड़ दीजिए उसको, कोई बात नहीं, फिर उसकी चर्चा ही मत करिए, आप नहीं चाहते हैं बिल्कुल मत रखिए उनको। हमने कहा नहीं, वो चूंकि सबसे बड़ी चीज गुरुजी को हमने कहा कि देखिए उसके चीफ एडिटर आप हैं, और उसमें अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो सबसे पहली बात आप ही की आती है। हम लोग तो छोटे छोटे लोग हैं, हमें कोई नहीं जानता, लेकिन प्रोफेसर रामनाथ सिंह जी को सारी दुनिया में लोग जानते हैं। आयुर्वेद के विषय में, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग जानते हैं। तो हमने कहा वो प्रतिष्ठा पर कहीं से भी आंच नहीं आना चाहिए। तो गुरुजी कई बार क्या था कि हमने देखा बहुत बार उन्हें कि गुरुजी निर्णय लेने के लिए आपको स्वतंत्र छोड़ देते थे कि आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए, आपका जो विवेक कहता है, आपको जो ठीक लगता है वो आप उस हिसाब से करिए। इसी तरीके से तमाम बार एकेडमिक्स में क्या था, कई बार जाना रहता था गुरुजी को, 1-2 जगह ऐसा हुआ कि गुरुजी नहीं जा सके किसी कारण से, तो मुझे फोन किया उन्होंने कि डॉक्टर रस्तोगी यहाँ मुझे लेक्चर देने के लिए जाना है और मैं नहीं जा पा रहा हूँ, आप वो जाएंगे, आप जा सकेंगे वहां पे। मैंने कहा बिल्कुल गुरुजी, आप कहेंगे तो हम जरूर जाएंगे। तो बड़े सुंदर उदाहरण थे, बड़े अच्छे अनुभव मिले उसमें। एलेक्स हैंकी, आप में से तमाम लोग जानते होंगे, एलेक्स हैंकी से बैंगलोर में एक बार मुलाकात हुई। एलेक्स हैंकी नाम से जानते थे खाली हमको उस समय। तो एलेक्स हैंकी से परिचय हुआ जब, तो एलेक्स हैंकी ने छूटते साथ ही क्या कहा, अच्छा यू आर वन ऑफ द डायमंड्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर रामहर सिंह। तो लोगों को ये मालूम था कि रामहर सिंह जी ने कुछ ऐसे हीरे जवाहरात प्रोड्यूस किए हुए हैं जो अलग अलग कहीं चमकते हैं, अलग दिखाई देते हैं। तो ये शायद सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए कि उन्होंने एलेक्स हैंकी ने नाम से रिकॉग्नाइज किया, और ये सबसे पहला स्टेटमेंट था उनका कि यू आर वन ऑफ द डायमंड्स विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर सिंह। इसी तरीके से चेन्नई में एक आईटी में कैंसर के कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कैंसर कॉन्फ्रेंस, उसमें गुरुजी को जाना था।
गुरुजी नहीं जा सके, किसी कारण से नहीं जा सके, अस्वस्थ थे, तो मैं वहाँ पहुँचा। तो वहाँ के कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइज़र थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ, गुरुजी के यहाँ बीएचयू के ही एलुमनाई थे, आईटी के प्रोफ़ेसर थे। तो उनसे जब जाकर के मिला कि मैं प्रोफ़ेसर रामहर सिंह जी का जो प्रेज़ेंटेशन है उसको देने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने एक बड़ा अद्भुत सा वाक्य बोला। उन्होंने कहा, "वी वर ईगरली लुकिंग फॉर टू सी द पर्सन हू इज़ गोइंग टू रिप्लेस प्रोफ़ेसर रामहर सिंह।" मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा, "अरे! आप मुझे कौन से पाप में डाल रहे हैं? मैं उनके पैर के जूते के बराबर नहीं हूँ, और मुझे सिर्फ़ ये आदेश मिला है कि मैं जाकर के यहाँ प्रेज़ेंट कर दूँ, तो सिर्फ़ मैं प्रेज़ेंट करने के लिए आया हूँ।" मतलब मैंने कहा, मैं किसी भी जगह नहीं हूँ, मैं धूल के बराबर भी नहीं हूँ उनके बराबर। तो ये तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। हाँ, उनका रिप्रेज़ेंटेशन करने आया हूँ। जैसे वो नहीं आ सके तो उन्होंने मुझे रिप्रेज़ेंट करने के लिए भेजा है। तो ऐसे तमाम सारे अवसर मिले जीवन में बहुत बार, जहाँ पर उनके साथ में रहने को मिला। जब पढ़ता था वहाँ पे, जब हमने एकेडमिक्स में काम करना शुरू किया, तो कई बार मन में विचार आता था कि कोई शायद ऐसा अवसर होगा जब एक मंच पे गुरुजी भी बैठे हों और हम भी बैठे हों, और गुरुजी को कुछ प्रेज़ेंट करना हो और हमें कुछ प्रेज़ेंट करना हो। ऐसे अवसर आए बाद में, कई बार अवसर आए, और मन में इतना आह्लाद होता था कि हाँ, देखिए आज गुरुजी के साथ बैठने को मिल रहा है, गुरुजी के साथ काम करने को मिल रहा है। और गुरुजी का आशीर्वाद सतत रहता था, हमेशा ही रहता था। वो सामने रहते थे तब भी, प्रत्यक्ष रूप से रहते थे तब भी, दूर रहते थे, हम लखनऊ में रहते थे, वो बनारस में रहते थे, तब भी उनका निरंतर आशीर्वाद रहता था। और उन्होंने पूरी स्वतंत्रता के साथ पूरे अच्छे ढंग से काम करने का अवसर दिया। और मैं ये बार-बार कहता हूँ कि आज जहाँ कहीं भी हम पहुँचे हैं, मैं अपना व्यक्तिगत रूप से निवेदन करता हूँ कि आज जहाँ कहीं भी पहुँचा हूँ मैं, वो बिना गुरु के आशीर्वाद के संभव नहीं था। मैं तो आयुर्वेद ही छोड़ने को तैयार था। बीएमएस करने के बाद में इतनी अरुचि थी आयुर्वेद से कि मैं आयुर्वेद में रुकना ही नहीं चाहता था। लेकिन बीएचयू में जाने के बाद और गुरुजी के संपर्क में आने के बाद ऐसा जीवन का टर्न हुआ है कि आज आयुर्वेद का मुझसे बड़ा, मुझे लगता है कि कोई एडवोकेट नहीं होगा। जितनी स्ट्रांगली आयुर्वेद को एडवोकेट करता हूं मैं, चाहे वो क्लिनिकल प्रैक्टिस हो, चाहे काय चिकित्सा की प्रैक्टिस हो, चाहे आयुर्वेद से संदर्भित कोई वाद विवाद हो, आप देखिएगा कि सबसे बड़ी एडवोकेसी करने वाला मैं मिलूंगा। और एक समय था कि मैं आयुर्वेद में रहना ही नहीं चाहता था, भाग जाना चाहता था आयुर्वेद से। तो ये गुरु का प्रताप है। तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर कहूंगा कि आज जो कुछ भी हूँ, जहां कहीं भी हूँ, गुरु की कृपा से ही, गुरु की कृपा से। गुरु जी के चरणों बहुत में बहुत सादर धन्यवाद रस्तोगी जी। निश्चित रूप से सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर उनका स्नेह हमेशा सदैव रहा है, और आज उसकी बदौलत सब अपने अपने स्थानों पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कोहली जी। अभी ऐसा लगा था, डॉक्टर कोहली जी हैं क्या? डॉक्टर कोहली जी नहीं है, हमें लगता है कि लेफ्ट कर गए हैं। हम लोग भी अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे 9:47 हो रहे हैं। हम 8:10 पे हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था। निश्चित रूप से जब हम लोग बैठते हैं और एक दूसरे की बातें सुनते हैं, कुछ नवीन बातें जो हम लोगों में घटित हुई हैं, कुछ कॉमनली घटित हुई हैं, तो एक बड़ा अद्भुत सा लगता है कि हम सब ने विभिन्न अनुभवों को अपने एक साथ समेटने का प्रयास किया है। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगा, और उसके बाद से मैं भारतेंदु जी से निवेदन करूँगा कि भारतेंदु जी हैं वो, हालांकि उनको धन्यवाद ज्ञापन के लिए भी साथ में कहूँगा। ये घटना है 98 की, 99 की। फर्स्ट ईयर एमडी पास करके मैं आया था। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था तो सबको क्रेज रहता है प्रोफेसर आर एस सिंह का। उस जब क्रेज था कि भाई प्रोफेसर आर एस सिंह साहब के अंडर में जाने का मौका मिलेगा, तो मेरा जो चयन हुआ था वो शरीर क्रिया विभाग में हुआ था, मौलिक सिद्धांत में। बाद में किसी विद्यार्थी ने छोड़ा तो मुझे आने का अवसर मिला। तो सभी लोग राउंड कर रहे थे, उसमें डीआर सिंह साहब हमारे सबसे सीनियर, फिर डॉक्टर एस के नाथ, रक्षित, और उसके बाद से मैं था। मुझे लगता है कि 3 सीनियर लोग रहे।
तो ये घटना है 88 की, 88 की, 87 में मैं दाखिला लिया था, 88 में। तो सब राउंड लगा रहे थे, तो गुरुजी ने कहा कि हमारा बाहर जाने का है, आप लोगों में से कोई मेरा क्लास लेगा क्या? और वो 2-3 सप्ताह बाद विदेश जाने वाले थे। तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने, भाई सब सीनियर थे, तो हम तो सबसे जूनियर थे वहां खड़े। तो मुझे लगता है संजीव रस्तोगी उस कक्षा में रहे होंगे, यदि शायद उसमें रहे हों। तो हम जैसे होता ना, सब एक दूसरे के चेहरे देख से मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कौन बोलेगा कि हम उनका क्लास लेंगे। तो मैं थोड़ा मुस्कुरा के देखा कि सब लोग कौन भाई हो रहा है। आदत बिल्कुल सीरियस होने की थी नहीं कभी भी। तो पता लगा सब लोग मेरी तरफ देखने लगे कि सर ये द्विवेदी जी हंस रहे हैं, यानी द्विवेदी जी स्वीकार कर रहे हैं। वो मैं फंस गया। स्वीकार क्या किया, या देखा क्या, या हंसा क्या, या मुस्कुराया क्या, भगवान जाने। तो बोले अच्छा आप क्लास लेंगे? तो मैं तो होता ना सन्न हो रहे। हम कहा हाँ सर, कॉन्फिडेंस तो कुछ ज्यादा ही था वे। हाँ हाँ बिल्कुल ले लूंगा। जबकि वो 20 आनंद जी शायद 20 या 22 सीट हुआ करती थी, और ऑल ओवर इंडिया के लोग हुआ करते थे। मेरी अंग्रेजी भी माशाअल्लाह संपूर्ण अंक की थी। केंद्रीय विद्यालय में पढ़े थे, तो बहुत बढ़िया इंग्लिश नहीं थी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो हमने पूछा कब आपके क्लासेस हो? बोले अगले महीने में। तो हम विदेश रहेंगे। तो हमने कहा सर क्या पढ़ाना है? हमारी तरफ चेहरा देख के मुस्कुराए। अच्छा, मैं उनसे कभी भी डरा नहीं, जैसे सब लोग डरते होते थे। हमको लेके आप चलिए। उनका 10 जनवरी का आइडेंटिफाई करना उनके रिकॉर्ड से और उनके घर पहुंचना, ये हमने शुरू किया। ये हमें लगता है घटना 88-89 की है भारतेंदु जी, सेकेंड ईयर में मैं था, मुझे लगता है 88-89 की बात है। हम लोग पहुंचे उनके घर अचानक 10 तारीख को शाम को, सब किसी बताया नहीं, अचानक। तो गेट खुला, क्यों आए आप लोग? और देखे 4-5 भारतीय सब लोग, सर आपको हम लोग हैप्पी बर्थडे बोलने आए हैं। तो हम लोग तरफ देख रहे हैं, हम लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। इससे वो अंदर हलने के लिए कहेंगे तुम लोग आओ अंदर। फिर लोग खैर बैठे, फिर केक काटे। हम लोग तो घाट टाइप के लोग थे ना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा दीदी जी क्या पढ़ाएंगे आप? मैंने कहा आप क्या पढ़ा रहे हैं? बोले उधर रो। मैंने कहा ठीक है। मैंने गृहिणी, मैंने कहा गृहिणी पढ़ा दूं क्या? बोले हाँ पढ़ा दीजिए। और मैंने ईमानदारी से बताऊं, जितनी मैंने गृहिणी जो है 18 या 19 बार पढ़ी उस एक महीने के दौरान। कि मुझे उसके बाद भी मुझे नर्वसनेस लगती थी कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। जिंदगी कभी वो कक्षा लेने का क्या ग्रेजुएशन नहीं था, वो तो पीजी की विद्यार्थी थी, और मैं सेकेंड ईयर का था, ये फर्स्ट ईयर के थे। खैर कक्षाएं हुई, 2 कक्षाओं में मैंने उस कोर्स को पूरा किया। और गुरुजी ने किसी से पूछा नहीं, कभी पूछते नहीं थे कि हमारा क्लास हुआ। जब तीसरे पार्टी से पूछते थे कि इसके बारे में, अब बताइए वो कक्षा कैसी हुई? सर ठीक हुई। क्या हुआ पूछा होगा उन्होंने, फिर संतुष्ट हुए। 5-6 महीने बाद उन्होंने बताया मुझे कि आपने क्लास ली थी मेरी? हम कहा हाँ। बोले हाँ ठीक है, बच्चे लोग कह रहे थे ठीक लिया। तो ये उनका मतलब ऑब्जर्वेशन 6 महीने बाद उसका रिजल्ट आता था। एक बार मुझे ध्यान है कि भारतेंदु जी, माता जी को कोई तकलीफ थी, तो हमने कहा कि माता जी आपको स्टोन हो सकता है? तो बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा ठीक है, जब गुरु जी जिस दिन बाहर रहेंगे बनारस से, उस दिन हम आपके पास आएंगे और आपको अल्ट्रासाउंड आपका कराएंगे। मैं गुरु से ये नहीं कह सकता था इनका अल्ट्रासाउंड कराइए, वो भी नहीं कह सकती थी कि हमारे पेट में। लेकिन मुझे कुछ फीचर्स लगा कि ये स्टोन हो सकता है, एक बार हम उसको स्कैन करते हैं। और फिर किसी दिन गुरुजी का बाहर जाना हुआ, तो और मैं माता जी को स्कूटी पर बैठा करके स्कूटर पे ले गया। केशरवानी क्या हूँ? बोला हमारी गुरु माता जी हैं, इनका अल्ट्रासाउंड कर। बोले अरे आइए। फिर बिठाया और बोला अंदर ही, हम अंदर नहीं आएंगे। बोले डॉक्टर दीदी आपका डायग्नोसिस बहुत सही है, सिंगल स्टोन है। फिर मैं कुछ नहीं, हमको रिपोर्ट दे दीजिए। और रिपोर्ट देके कुछ नहीं बताया, उनका पथरी हो जीबी स्टोन है। और मैं घर पे रिपोर्ट देख के चला आया, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने गुरु से मेरी हिम्मत है कि मैं चर्चा करूं उससे। 3-4 महीने बाद जब उनका ऑपरेशन होने को हुआ, तब उन्होंने भारतेंदु जी मुझे कहा कि आपकी माता जी का आज ऑपरेशन है,
फिर उन्होंने उस दिन कहा कि आपने ही डायग्नोस किया। मैं कैसे कहूँ, तो ये डर भी रहता था, लेकिन उतना ही हम लोग बोल्डली काम भी करते थे। तो आज गुरु जी को के बारे में इतनी चर्चाएं करके हम लोग कुछ सुखद अपने को महसूस करते हैं। और शरीर नश्वर है ये हम जानते हैं, इसके बावजूद एक मन में दुख रहता है। कभी भी एक अम्ब्रेला पानी में सहारा देता है, उसी तरह से जो पेरेंट्स होते हैं, गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो एक अम्ब्रेला की तरह हम लोग की जिंदगी में छाया प्रदान करते रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर भारतेंदु जी से कि धन्यवाद के साथ 2 शब्द आप भी कुछ कहें। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रस्ताव मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, आप ही धन्यवाद दीजिएगा तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। और करीब 2 घंटा होने जा रहा है, काफ़ी लेट हो गया है, 10 बज रहा है, तो मैं बहुत छोटा सा रखूँगा। आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आज अपने बिजी कार्यक्रम से कुछ समय निकाले, और कुछ नहीं करीब 2 घंटा आप लोगों ने निकाला और आज सभी लोग मिले, अच्छा लगा। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि ऐसा पिताजी ने कई बार बोला, कई कुछ लोग मिलते थे और कभी बात निकलती थी तो ये बात वो बोला करते थे, जब लोग बोलते थे कि आपका बहुत नाम है और बहुत सारे पेशेंट्स दूर दूर से आते हैं आपसे मिलने, ऐसा क्या खास है आप में जो बाकियों में नहीं है। तो वो बोला करते थे कि नहीं, ये मेरी वजह से नहीं है, ये मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की वजह से है, क्योंकि हम अकेले नहीं देख रहे होते हैं, वो एक पूरी टीम होती है। कुछ लोग 2-4 लोग होंगे जो उनका शुरुआती जैसे ब्लड प्रेशर लेना है, वेट लेना है या कुछ उस तरह की चीज़ है वो लिखेंगे। फिर कुछ दूसरे 2-3 लोग होंगे जो कि उसका हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कब परेशानी हुई, कब क्या हुआ। और उसके बाद फिर एक तीसरी टीम होगी 2-3 लोग की, वो लोग बताएंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उनके बारे में नोट करके देंगे। उसके बाद वो मरीज मेरे पास आता है, तो वो सारी चीज़ें पहले से तैयार होती हैं। बस मेरी तरफ से इतना होता है कि मैं उसकी बात सुन लेता हूँ, और जो लिखा हुआ है डायग्नोसिस वो पहले से लिख के आता है। उसके आधार पे जो मुझे लिखना होता है लिखता है। वही दवाई सारे लोग लिखते हैं, मैं कोई अलग से कोई दवाई नहीं लिखता, दवाई मेरी वही होती है। लेकिन इस प्रोसेस से जो मरीज गुजर रहा होता है कि 3-4 लोगों की टीम मिलके उसको देख रही है, उसको पूरा समय दिया गया है, तो इससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता होगा मरीज से, उस वजह से ही वो ज्यादा ठीक होता था। दवाई तो वही कॉमन ही होती है। तो वो इस चीज को आप लोग की अनुपस्थिति में, जब आप लोग नहीं थे सामने, तब आप लोग को वो धन्यवाद देते थे कि जो भी मेरा नाम है वो मेरी टीम की वजह से है, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी वजह से है। तो ये बात हम लोग भी मानते हैं, सभी लोग का ये मानना है कि क्योंकि जितने भी लोग थे वो सभी लोग, इससे आप लोग बोल रहे हैं कि सुबह 8 बजे आते थे और 3 बजे तक रहते थे, तो केवल वही नहीं होते थे, आप सब लोग भी बैठते थे। ठीक है 5 मिनट के लिए आगे जाते होंगे और आते होंगे, लेकिन वो पूरे समय आप लोग भी जुड़े होते थे। तो अगर वो सूरज आप उनको बोल रहे हैं तो उसकी रोशनी आप लोग ही हैं। तो धन्यवाद आप लोग का कि आप लोगों ने पूरा साथ दिया उनका। हमेशा जब भी जिस समय सब लोग अलग अलग समय में साथ थे, लेकिन जब भी आप लोग थे सभी लोगों ने पूरे तन्मयता से साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मुझे बुलाने के लिए भी धन्यवाद। सो मैं इसके साथ द्विवेदी से बोलूंगा कि धन्यवाद प्रस्ताव आपकी तरफ से ही बेहतर होगा। औपचारिक रूप से आपने धन्यवाद ज्ञापन कर दिया, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, लेकिन मैं सबसे विनम्र निवेदन भी करूंगा कि हम लोग जुड़े रहें। हम देखते हैं कि अब अपने ग्रुप में कुछ लोग खाली गुड मॉर्निंग लिखते हैं और गुड मॉर्निंग लिखेंगे, लेकिन उस ग्रुप में ये नहीं उनको ध्यान आ रहा है। मैंने भी परसों अजय जी को, मुझे लगा कि 20 अगस्त और सितंबर में मैं कंफ्यूज कर रहा था, तब फिर मैंने भारतेंदु जी को कल फोन किया कि भैया वो अगस्त और सितंबर हमें भुला गया। उन्होंने मुझे बोला कि अगस्त ही है, तो हमने कहा चलो फिर वो करते हैं। और अजय जी को जब मैंने फोन किया था तो कहीं बाहर थे वो किसी फंक्शन में। खैर आप सबने अपना समय दिया, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हम लोग गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की स्मृतियों से, गुरु जी के ज्ञान से, गुरु जी के सिखाए हुए रास्तों से हम लोग जीवन में सफलता के कदम चूमे। हम लोग एक चिकित्सक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में जो भी ज्ञान हमें प्राप्त उनसे हुआ है उसको आगे ले जाने का प्रयास करें। और
आयुर्वेद का नाम हम लोग आगे बढ़ाएं। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे बड़े दो जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आर बी मूर्ति जी और डॉक्टर जीपी उपाध्याय जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं और आप सबसे आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। और हम सबकी तरफ से प्रोफेसर के द्विवेदी जी का बहुत बहुत साधुवाद उत्तम संयोजन के लिए गुरु जी की तरह से। शुभ रात्रि जी, सभी को धन्यवाद। नमस्ते सर। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते सर, प्रणाम। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। ठीक है।